Okay, so all you're getting clear. Okay, the shortest pathway we can consider it as displacement. From this example, we are easily getting to know. हमको बहुत आसानी से समझ में आ रहा सर हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अगर मैं पॉइंट ए पर खड़ा हूं, मेरे को पहुंचना है पॉइंट सी पर, मैं बिल्कुल जा सकता हूं पॉइंट ए टू बी, बी टू सी, रीच हो गया मैं सी पर. लेकिन पॉइंट ए से सी पर तो जा सकता हूं, राइट. जब मैं पॉइंट ए से बी, बी से सी पर गया तो मैं डिस्टेंस कवर करा. लेकिन जब डायरेक्टली पॉइंट ए से पॉइंट सी पर गया तो शॉर्टेस्ट पाथवे, the shortest pathway is said to be as displacement, the total pathway is said to be as distance. That's it. Simply समझ में आ गई बात सबको? Differentiate between distance and displacement. All you have get it till here? The total Okay. path is distance, right? Yes, yes. The total path is distance. The shortest path is? Displacement. Yes. So the shortest path is displacement. So And one more doubt. Can you repeat again हाँ. of for velocity? Velocity, okay. The rate of change of, अगर किसी को definition चाहिए तो लिखिए. The rate of change of displacement with respect to time. The rate of change of displacement with respect to time is said to be as velocity. The formula is V is equals to delta S by delta T. Am I clear? Thank Everyone? you, sir. Yes. And for Okay. this, for distance, like in this triangle, we'll be considering two options. One will be ABC and other one will be AC. So Yes. AC will be the considered as shortest distance. Hence, we are marking it as displacement. Displacement. Yes. Yeah. So, can we also consider it has to be only the straight line or any angle will work out for displacement? Oh, if we can say, ठीक है, आप देखेंगे डायरेक्शन माइट बी डिफरेंट, डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन एंगल है. ठीक है, ए टू बी, दो पॉइंट्स के बीच में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट लाइन ही है. Correct. Correct. ए टू बी और बी टू सी और ए टू सी स्ट्रेट लाइन ही है. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को, राइट. इंटरमीडिएट लेवल पर टॉपिक है ये, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. Okay. डन. Yeah, got it. Thank you. Okay. Speed is a scalar quantity. Velocity is a Vector quantity. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. And what is scalar quantity means? You can write. It doesn't has direction. इसके अंदर direction नहीं रहेगा, but vector quantities has both the magnitude plus direction. Vector quantities has magnitude plus direction, but if you're talking about scalar quantity, it doesn't has direction, but it has magnitude. Done everyone? Okay. So ये कुछ basic था, कुछ types of forces के बारे में कुछ हम recall करें, और ये कुछ फिजिक्स के बहुत बेसिक बोल सकते हैं, बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट था. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये बहुत छोटी चीजें. ठीक है, जिसको आप यहाँ पर आके और क्लियर हो गए. बहुत पहले पढ़े थे आप, इसको और भी ज्यादा आप क्लियरेंस आ गया. अब आगे जब टॉपिक्स आपको न्यूमेरिकल वाइज आएंगी या फिर कॉन्सेप्शनल वाइज आएंगी, बहुत इजीली समझ जाते हैं आप. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे इसमें. वैसे बीच बीच में मैं आपको जो एक एक टॉपिक, ठीक है, रेफर करता हूं. अब जो टॉपिक्स हम बेसिक के हिसाब से कनेक्ट करेंगे वो अब इन क्वेश्चंस के रिलेटेड रहेंगे जो आज हम पीडीएफ में से सॉल्व करने वाले हैं. सबके पास पीडीएफ है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो ओपन करिए अपनी पीडीएफ एवरीवन. ऑनलाइन जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, ओके. द फर्स्ट क्वेश्चन इज Archimedes principle is related to, ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं. हीट, बॉन्साई, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो इट ऑलवेज विल बी ऑप्शन बी, बॉन्साई. बट व्हाट इज आर्थमेटिक्स प्रिंसिपल? क्या है आर्थमेटिक्स प्रिंसिपल? इसलिए हम बोलेंगे कि सर ऑप्शन बी बॉन्साई बोले आप, ठीक है, इट्स करेक्ट. बट व्हाट इज आर्थमेटिक्स प्रिंसिपल? चलिए इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, शार्पली यहीं पर सुनिए. If I am saying I have one container,
वन ओपनर एंड, एक साइड से वो खुला हुआ है ओपनर, ठीक है। मैं इस लेवल ऑफ एज तक यहां पर, ये लेवल तक मैं क्या करा, इसके अंदर वाटर फिल करा, वाटर फिल करा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग दिस इज अ 1 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना है बोलिए? खाना दिल बोल रहा मिठे गुलगुले अब कल बनाती मैं कल बनाती मिठे So गुलगुले 1 फ्रेश liter, क्या नहीं कितना जी volume? हमारे घर में ही 1 liter. क्या नाम है So please म्यूट करिए माइक, 40 कल प्लीज म्यूट द माइक। आपको आंसर देना है या क्वेश्चन पूछना है तो माइक को आप जो सो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए, वरना म्यूट रखिए माइक, ओके। सर वो खालिद भाई को बुला के उस सबका माइक डिसेबल करा दो सर। डाउट्स रहे तो अपन क्लास के एंड में पूछ लेंगे सबसे, ये चलते ही रहता है तो सब क्लास डिस्टर्ब होती है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लो सर, ओके, माइक ऑन रहने दीजिए, कभी कुछ डाउट रहा तो बीच में पूछ सकते हैं आपसे। यस यस, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको डाउट है तो माइक को अनम्यूट करके पूछिए। हाँ नहीं नहीं नॉट वी आर रनिंग द क्लास सिमिलरली, ऐसे ही रन करेंगे हम, ओके। ओके सर ओके। चलिए, सो वी हैव वन कंटेनर, एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, जिसके पास से एक ओपनर है। हम क्या करें, यहाँ पर से ओपन, और मैं बोल दिया कि एट दिस लेवल, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक हम क्या करें, यहाँ तक 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, 1 लीटर पानी को क्या करें इस कंटेनर के अंदर डिप किया। अब हम थोड़ा भी अगर वॉल्यूम एक्सटेंड करते तो वाटर क्या हो जाएगा, इस ओपन एंड से निकल के बाहर आ जाएगा, राइट। सिवियरली ये डायग्राम में सबको समझ में आ रहा, राइट। वाटर का जो वॉल्यूम है मैं वो भी बोल दिया आपको, इट्स ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर का वॉल्यूम है, पानी इसके अंदर 1 लीटर है वो कंटेनर के अंदर, ठीक है। कंटेनर का जो वॉल्यूम है वाटर का मैं विद रिस्पेक्ट वो भी बोल दिया आपको। प्लस इस पॉइंट से अगर हम देखा जाएगा कि ऊपर उसके एक ओपन एंड भी है, अगर हम वाटर की क्वांटिटी बढ़ाने जाएंगे, अगर आप इस पॉइंट से वाटर की क्वांटिटी थोड़ी भी एक्सटेंड करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा उस कंटेनर से बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आई हैव वन स्टोन, मैं एक पत्थर है मेरे पास, व्हाट अर्थमेटिक्स एक्सप्लेन्स टू अस, आई एम सेइंग यहाँ पर एक कंटेनर प्लेस कर दिया मैं, और एक स्टोन है जिसका मास नहीं मालूम मेरे को, आई डोंट नो द मास ऑफ दैट स्टोन। एक पत्थर है मेरे पास जिसका मेरे को मास बिल्कुल नहीं मालूम है, मेरे को मालूम करना है कितना है, ठीक है। तो मैं वाटर के अंदर क्या करूंगा, उस स्टोन को, जो भी एक स्टोन है मेरे पास, उस कंटेनर के अंदर डिप करूंगा। जैसा ही मैं कंटेनर के अंदर उस स्टोन को डिप करूंगा तो होगा कंटेनर के अंदर वो स्टोन सिंक होगा या Water फ्लोट came होगा? up. द वाटर विल कम अप, वेरी गुड, बट द कंडीशन, ऑब्जेक्ट जो हम यूज कर रहे हैं स्टोन, यहाँ पर जो स्टोन हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टोन सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? सिंक करेगा। यही कह रहा है ये बात समझ में आती है? ऑल यू नो गेट दिस, राइट? क्योंकि सर स्टोन जो है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, दैट्स व्हाट इट गेट्स सिंक। वाटर की डेंसिटी से अगर आप स्टोन का कंपैरिजन करेंगे तो वो डेंसर है, वजन है, जिसकी वजह से उन्हें क्या चले जाएगा, नीचे की तरफ चले जाएगा। लेकिन सर जैसा ही ये सिंक करेगा तो इसमें से जो वाटर है वो वाटर क्या करेगा, डिस्प्लेस करना स्टार्ट करेगा, निकलना स्टार्ट होगा बाहर की तरफ। सो व्हाट Water came आर्थमेटिक्स out. एक्सप्लेन टू अस, राइट, व्हाट आर्थमेटिक एक्सप्लेन, ये बेसिक सा एग्जांपल है जिसको बेसिक सब लोग समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर अगर पत्थर पे पानी डालेंगे तो वाटर लेवल थोड़ा एक्सटेंड होता, बिल्कुल होता, क्योंकि आप उसके अंदर स्टोन ऐड करें। लेकिन एक्चुअल में आर्थमेटिक एक्सप्लेन क्या करें उसके थ्रू, आर्थमेटिक्स ये बोले, ठीक है, वाटर के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट आप उसके, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी वाटर के अंदर आप डालेंगे जो सिंकिंग ऑब्जेक्ट है या फिर जो सो, ठीक है, आप बोलेंगे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, उसके मास के हिसाब से वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। इफ आई एम सेइंग कि ये जो स्टोन यहाँ पर जो हम उस कंटेनर के अंदर डिप करने वाले, अगर उस कंटेनर, ठीक है, उस स्टोन का मास अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग ऑफ 10 ग्राम्स और 20 ग्राम्स, या टेकिंग 20 ग्राम्स अगर उस स्टोन का मास आएगा तो अप्रोक्सीमेटली यही 20 ग्राम्स के सेम वेट के हिसाब से, ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस करके बाहर की तरफ आ जाएगा फ्रॉम द ओपन चैनल। ऑल यू हैव गेट इट? द डिस्प्लेस वाटर इज इक्वल टू द वेट or the mass of the stone which we are dipping in the container, that's it. But ठीक है? every solid will have different हाँ, weight, अब वो right? डिपेंड करेगा अलग अलग के ऊपर। मैं स्टोन ठीक है डिप करूंगा तो वाटर के अंदर सिंक करके मास के ऊपर डिपेंड करेगा, सीरियसली। हाँ। जितना मास ज्यादा उतना वाटर डिस्प्लेस ज्यादा करेगा, जितना मास कम उतना। No, no, no. The reason, the thing is that अभी 1 kg का weight bar if we take it, it will be 1 kg. But the same size of stone will not be the weight of 1 kg, right? It can be more or it can be less as well. Approximately we can say. So like mass, how are we exactly saying that
1 kg का पत्थर उसमें डाले तो एग्जैक्टली 1 डेंसिटीज, वाटर अब बाहर वाटर की डेंसिटी फॉर्मूला विल बी देयर, हम्म ठीक है, फॉर्मूला रहता है वहां पर, वाटर का जो रिक्वायर्ड आपको डेंसिटी है उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। अब अलग अलग लॉज इसके अंदर लगने वाले, ओके राइट। अभी के लिए जो बेसिक हम इस क्वेश्चन से जो सो रिफ्लेक्ट करेंगे उसको आप समझिए, या श्योर ठीक है। श्योर क्लियरेंस अभी की जो मैं एग्जांपल दिया वो अंडरस्टैंडिंग कॉमर्स लेवल के लेवल बच्चे भी समझ पाएंगे, ठीक है। इस लेवल पर आप जो सो करेंगे हम कॉन्सेप्शन। अभी हम बात करेंगे तो फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर के ऊपर ही बात करना पड़ेगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन के ऊपर ही बात करेंगे, अप्रोक्सीमेटली मास क्या है उसका वो भी मालूम करना पड़ेगा, कंडीशन कितनी हाइट से डिप कर रहे वो भी मालूम करना पड़ेगा। सो मल्टीपल हम आपके पास जो सीक्वेंसेस है, लेकिन अगर हम ये बात फंडामेंटली अगर ये बात याद रखेंगे, व्हाट अर्थमेटिक्स एक्सप्लेन्स अप्रोक्सीमेटली इट डिस्प्लेस द वाटर, जो मास उसके अंदर डिप कर रहा जो भी स्टोन का है या कोई भी ऑब्जेक्ट का, अगर वाटर के अंदर, ठीक है, अगर वो सिंक होता है तो वो, ठीक है, आपको ये बात समझना है कि उसके वेट के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली वो वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। और सिमिलरली यही एग्जांपल शिप्स, जो आज पोर्ट्स में हमारे शिप्स चलते हैं ना, सीज में, ओशंस में, वो यही अर्थमेटिक्स प्रिंसिपल पर एप्लीकेबल होते हैं। जितना शिप का मास होता है उतना ही जो सो क्या होता है, वो शिप का वाटर क्या होता है, वाटर क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अब इफेक्टिवली सर अगर वाटर ज्यादा क्वांटिटी में रहा और ऑब्जेक्ट बहुत छोटा रहेगा तो क्या रिलेटिव डेंसिटी रहेंगी अलग? नहीं। आप अगर ओशन में भी एक छोटा सा स्टोन डिप करेंगे तब भी वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा? बोलिए, सिंक करेगा नहीं, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है ना, अब फ्लोट करना। लेकिन होता क्या ऐसा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर जो रहती है वो कांस्टेंट रहती। अब मैं बात करूंगा ओशन की या सीज की, तो ठीक है सर, उसके अंदर मल्टीपल साल्ट्स भी रहते, ठीक है, वो साल्ट वाटर रहता, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी अलग रहती, फिर डिस्टिल्ड वाटर की डेंसिटी अलग रहेंगी, मिनरल वाटर की डेंसिटी अलग, साल्ट वाटर डेंसिटी अलग। तो अगर हम ब्रीफ करते जाएंगे तो एक ही कॉन्सेप्ट को जैसे 1 घंटा डिस्कस करना पड़ेगा। जस्ट कॉमनली हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को सीक्वेंस वाइज बोलते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको कुछ भी डाउट रहा, ठीक है, पूछ सकते हैं आप, तो कुछ भी नहीं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कनेक्ट रहिए मेरे साथ, ठीक है, एक्टिव रहेंगे हमारी क्लास, ओके। सो बॉन्साई फोर्स, ये क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट फोर्स जो लगने वाला है, ठीक है, ऑपोजिट फोर्स जो लगना है उसको भी हम बॉन्साई फोर्स ही बोलेंगे। लेकिन एप्लीकेबल अर्थमेटिक्स का जनरल प्रिंसिपल ये समझ गए होंगे आप विद दिस एग्जांपल, राइट एवरीवन? समझ गए सब लोग? सो जब पूछेंगे अर्थमेटिक्स प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू विच फोर्स, बॉन्साई फोर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके, सम मोर एक्सप्लेनेशन गिवन हियर। The arithmetic explains what, okay, object floats or sinks, loses the fluid. Okay, let me move with second question. Okay, our second question is Boyle's law states that, what's Boyle's law states? ठीक है, बहुत इंफॉर्मेटिवली ये टॉपिक है और जल्दी भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। Boyle's law explains, आपको रिलेशन बोलना है, what Boyle's law states that volume is inversely proportional to the pressure. That volume is inversely proportional to pressure. अब इसको कैसा एक्सप्लेन करेंगे आप? According to Boyle's law, how you can explain that when we increases the volume, pressure decreases. When we increases the volume, pressure decreases, or when we decrease the pressure, the volume gets. कैसा एक्सप्लेन करेंगे आप इन दोनों की रिलेशन इजियर वे में, इसको सबको समझ में है? जहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा तो प्रेशर डिक्रीज होना है, और जहां पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होना। कैसे एक्सप्लेन? एक बलून है, बलून के अंदर आप क्या करें, एयर टाइट कर दिए उसको, ठीक है, फुला दिए उसको अच्छे से, उसके अंदर एयर है। अभी एक साइड से उसको कंप्रेस करें आप, क्या करें आप, उसको कंप्रेस करें, यानी कि प्रेशर ऐड कर रहे हैं आप। सो एज द प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम शुड बी डिक्रीजेस, इट शुड बी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो मैं बलून के ऊपर प्रेशर लगा रहा हूं तो प्रेशर क्या होने वाला है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा। तो बलून को मैं जब प्रेस कर रहा हूं तो प्रेशर बढ़ा रहा हूं, सीधी बात है। वो बलून क्या होता रहता है, कंप्रेस हो रही, वॉल्यूम उसकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, उसकी जगह उसका एरिया क्या होता रहेगा, आपको कंप्रेस होता हुआ दिखेगा, राइट। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ये कंसीडर कर सकते। लेकिन जैसा ही आप उसके अंदर एयर का प्रेशर ऐड करेंगे, ठीक है, या फिर उसके अंदर आप वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ेगी, ठीक है, फिर उसको रिलीज कर दो आप, जैसे ही प्रेशर रिलीज हो गया, नॉर्मल हो गया, या फिर एज द प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो फिर वो बलून क्या हो जाता है, फिर नॉर्मल साइज में आया। सो ये रिलेशन आप एक्सप्लेन कर सकते,
जो बॉयल्स लॉ स्टेट क्या करा बोलता हूँ, जनरल सी बहुत छोटी सी बात है ये, दैट इट एक्सप्लेन्स वॉल्यूम इज इन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एज वी इंक्रीज द प्रेशर, ये बात लिख लीजिए वहां पर, नोट्स में लिख लीजिए, एज वी इंक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीजेस। राइट डाउन, एज वी इंक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम गेट्स डिक्रीजेस। जिस तरीके से बलून को आप प्रेस कर रहे थे तो वहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा था, उसका कम हो जा रहा था। सही रिलीज कर दिए, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, दैट्स इट, सिंपल एग्जांपल। एक चीज बढ़ेंगी तो दूसरी चीज घटेंगी, ये बात याद रखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में, ठीक है। सो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर अगर जो सो इंक्रीज हो रहा तो वॉल्यूम घटेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो लेट्स चेक द आंसर। सर इसमें आप जैसा अभी भी बोल रहे थे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जैसा आप बोले, यस, इसमें 1/प्रेशर क्या है सर, उसका फॉर्मूला हाँ, है? इनवर्सली को लिखेंगे हम, उल्टा है ना वो, इनवर्स है। ओके अब डायरेक्टली अगर मैं ऐसे लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि दोनों का रिलेशन है। ओके अगर ये वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, दोनों डिपेंडेंस हो जाएंगे। फिर अभी हमको ये चीज बताना है कि एक चीज अगर बढ़ रही तो दूसरी चीज घट रही है, तो इनवर्स लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे हम, एक दूसरे के उल्टे है ना ये लॉजिक। आप सोचो, जी एक दूसरे के उल्टे ही है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, सर उल्टा है, उल्टा ही लिखेंगे फिर। राइट, ओके एम आई सर, क्लियर? यस सर। Okay, thank you. So the answer B is inversely proportional to the pressure. Clear है सबको ये बात? Okay. The third question, Charles' law. Relatively 9th and first year, second year दो भी concepts आएंगे। जो साइंस फील्ड के हैं वो लोग बहुत इजीली समझेंगे ये चीज को, ठीक है। लेकिन जो कॉमर्स फील्ड है उनके लिए भी कोई बड़ी बात मुश्किल है नहीं, बहुत छोटे बेसिक एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, जो बहुत इजीली आप कनेक्ट कर ले सकते, ठीक है। ओके, सो चार्ल्स लॉ रिलेट्स वॉल्यूम विथ, ओके, ये थोड़ा बहुत अच्छा एग्जांपल है। व्हाट वाज द ऑप्शंस? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी और मास। इट शुड बी टेम्परेचर। हाउ? व्हाट चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन्स टू अस, ठीक है। क्वेश्चन फिर एक बार देखिए, रिलेट यानी कि चार्ल्स लॉ किसको रिलेट करने वाले हैं? दैट वॉल्यूम, हमेशा वॉल्यूम पे रिलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं लिखूं ऐसा, as the volume increases it means temperature also। चलो इसका भी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत जबरदस्त। 15 kg ऑयल टीन है हमारे पास, क्या है हमारे पास? 15 kg ऑयल टीन है। ओके, नेक्स्ट 15 kg का कोई मेरे पास, ठीक है, डंबल है, 15 kg ऑफ डंबल, 15 kg ऑफ टिन ऑयल टीन एंड 15 kg ऑफ गैस सिलेंडर। क्या तीनों का एरिया सेम रहेगा? मैं कंपेयर कर रहा हूं, देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, समझ रहे हैं आप ये चीज? जो डंबल था हमारा वो सॉलिड फॉर्म में 15 केजीज का, जो सेकंड लिक्विड स्टेट में मैं ऑयल टीन की बात कर रहा हूं वो लिक्विड, एज यूजुअल अगर हम उसको बात करेंगे, ठीक है, तो वो ऑयल लिक्विड फॉर्म में है नहीं, लेकिन आज कंसिडरेशन में आपको जो एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल में बोल रहा हूं, ठीक है, कंसिडर करिए। एंड गैस स्टेज के लिए मैं ले रहा हूं गैस सिलेंडर। क्या तीनों के अंदर अगर कंपैरिजन देखेंगे तो क्या एरिया जो मैटर हमारा है वो सेम एरिया लेगा? क्या जिस तरीके से डंबल है वो रखने के लिए सेम वॉल्यूम यूज करेंगे क्या? लिक्विड कंपैरिजनली आपको समझ में आ रहा होगा, as comparing to solid, liquid takes more space। लिक्विड और गैस की कन्वेंशन में अगर हम बात करें, गैस टेक मोर स्पेस, राइट? ये चीज समझ रहे हैं आप लोग, राइट? तो किस तरीके से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किस तरीके से बोल रहे हैं सर? बोलते हो अब आपको समझ में आना कि एटम जब गैसीय स्टेज में, मैटर जब गैसीय स्टेज में अवेलेबल रहता, मैटर जब गैसीय स्टेज में अवेलेबल रहता तो उसको एरिया उसका एक्सपैंड करना, वॉल्यूम बढ़ जाता सीधा सीधा, क्योंकि एटम पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में दूरी बढ़ जाती। ऑल यू गेटिंग? जरा समझिए इस बात को, जरा बहुत अच्छे से रिलेट करिए, समझिए कि ये 15 केजीज के गैस सिलेंडर में क्या 15 केजी गैस रहेंगी? कभी देखेंगे अप्रोक्सीमेटली पीछे लिखा हुआ भी आता, राइट? समवॉट कम रहता, या कभी जो सो उसका वॉल्यूम ज्यादा रहता, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो गैस कंटेंट रहती वो कम रहती, ठीक है, और कम ही रहती क्योंकि एज अ टेम्परेचर, ध्यान देख लो आप, क्यों बोल रहा हूं मैं आपको गैस सिलेंडर्स में 15 केजी का गैस सिलेंडर है सर, उसका वॉल्यूम तो 15 केजी क्यों नहीं आता? क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑल्सो। तो जैसा ही गैस सिलेंडर के टेम्परेचर रीच करेगा तो अंदर की जो गैस है वो क्या करना स्टार्ट करेंगे? एक्सपैंड होना स्टार्ट होंगी। अगर एक्सपैंड हो रही बोल तो वॉल्यूम भी क्या होना उसको? और ज्यादा होना। इट रिक्वायर्स मोर वॉल्यूम। आर यू गेटिंग एवरीवन? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, जो गैस है गैस सिलेंडर के अंदर,
ठीक है, गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस प्रेजेंट है, अगर उसके ऊपर टेम्परेचर लगेगा तो वॉल्यूम भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर जब हम दे रहे, जो गैस प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, तो वो चाहेंगे एक्सपैंड होना जब टेम्परेचर से रीच करेंगे। तो एक्सपैंड हो रही है यानी कि उसको और ज्यादा स्पेस होना फैलने के लिए। अगर आप फिक्स करें 15 केजी के सिलेंडर के अंदर 15 केजी गैस ही डाल के रख देंगे, टेम्परेचर रीच का तो ब्रस्ट हो जाता है सीरियसली। अरे गेटरिंग क्यों कम आता गैस? 15 केजी के सिलेंडर में हमेशा कम ही आता, अगर उसके ऊपर लिखे हुआ भी 15 केजी, तो समझिए वॉल्यूम हो सकता है सिलेंडर की ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो चार्ल्स लॉ बहुत बेसिक एग्जांपल से समझ गए होंगे आप, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, it means temperature. As the volume increases, temperature will also, online students also, please answer. Increases. Yes. Example समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, so we have completed third question, right? Am I clear to everyone? That V is directly proportional to T. As we increase the volume, temperature will also increase. इसको compress करना था ये, थोड़ा clench हो गया। ये थोड़ा size दे दो। Okay, thank you. So third question we have completed, right? What Charles' law explains to us, that V is directly proportional to T. As the volume increases, temperature will also increases. जिस तरीके से गैस को हम हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होता है और उसको वॉल्यूम भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। Is that clear to everyone? ये चार्ल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन है। लेट्स चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। Dalton's law is about partial pressure. Option B is correct. चलिए, what Dalton's law states to us, Dalton's law क्या एक्सप्लेन करें हम आपको, इस चीज को समझिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग, आज हमारे पास क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, बोल तो आप क्या करेंगे, बोलिए, काउंट करेंगे, दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अप्रोक्सीमेटली 9 स्टूडेंट्स और 10 स्टूडेंट्स जो भी है हमारे पास है। तो इफ आई से कि मैं आपको बोलूं टोटल स्टूडेंट्स कितने, बोलते आप क्या बोलेंगे, 10 students, count of 1 2, so 1 2, name of that student plus that student plus we are just adding the students, right, to say the total student. So partially आप जो सो यही बोलेंगे, डेल्टॉन्स भी वही बोले कि एक कंटेनर है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इफ आई एम सेइंग आई हैव वन कंटेनर, ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है मेरे पास, उसके अंदर मल्टीपल गैसेस है, माइट बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, मीथेन गैस, कोई भी गैसेस, मल्टीपल गैसेस का मिक्सचर है। अगर मैं बोलूं टोटल गैस कितनी है, बोलते तो आपको क्या बोलना चाहिए, सर कार्बन डाइऑक्साइड का मास प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का मास प्लस नाइट्रोजन का मास प्लस, सो सम ऑफ द ऑल गैसेस विल बी द टोटल ना सर, सिंपली। आर यू गेटिंग ऑल? सबको समझ में आ रहा है? दैट अगर हम एक एक गैस के मास को अगर सर ऐड कर लेंगे तो मिक्सचर का टोटल मास कितना है मालूम हो जाएगा ना सर, वही बोले हमारे को डेल्टॉन ने। डेल्टॉन लॉ एक्सप्लेन्स द पार्शियल प्रेशर का टोटल, आप समझ आए? रिमेंबर दिस, लाइट वेव्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डेल्टॉन की थ्योरी में, हीट ट्रांसफर का नहीं है, क्योंकि हीट ट्रांसफर अगर बोलेंगे इंटरमीडिएट का वेरी फेवरेट वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आया था, सो हमें वो रिलेट नहीं करना है, राइट। साउंड वेव का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा डेल्टॉन के पास, ठीक है। सो इट्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत बेसिक बात हो रही है, फिजिकल, ठीक है, साइंस की बात हो रही है, तो एक एक एग्जांपल आपको क्लिक हो जाना चाहिए। Am I clear to everyone that how Dalton's law is applicable on pressure, partial pressure? ठीक है, टोटल अगर आपको मालूम करना है प्रेशर कितना लग रहा है, तो जितने भी मल्टीपल गैसेस है उन सबके मासेस को तो आप ऐड कर दीजिए, टोटल कितना मास है वो भी पता चल जाएगा, और प्रेशर कितना लगेगा वो भी पूरे गैसेस को अगर ऐड कर लेंगे तो प्रेशर पता चल जाएगा, दैट सिंपल, ठीक है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट पार्शियल प्रेशर। के अजान हो रही है, थोड़ा वेट करेंगे हम।
Okay. So partial pressure, fourth question is completed, right? Okay, Doppler effect explain the change in frequency. How Doppler effect explains the change in frequency? एक बहुत एग्जांपल देता हूं. Doppler effect explain क्या करता है, फ्रीक्वेंसी किस तरीके से कैलकुलेट होंगी इसके अंदर, आपको वो भी समझ में आ जाएगा. अच्छा, इफ आई एम सेइंग प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हुए, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जहां पर आने वाली है, ट्रेन जहां पर आने वाली है उस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हुए, ठीक है. ट्रेन आपसे दूर है, आप ऑब्जर्वर है, ठीक है, यू आर द ऑब्जर्वर, और ट्रेन आपसे दूर है, ठीक है. ट्रेन सैन मार रही है, अपना हॉर्न जो रहता है ट्रेन का हॉर्न सब लोग सुने होंगे, बहुत इरिटेटिंग रहता. वो दूर रहा तो शार्प आवाज आती है, करीब करीब रहा तो आवाज, वो दूर रहा तो आती, लेकिन उतना जैसे उसका दिखता नहीं. समझ रहे आप बात? डॉपलर इफेक्ट एक्सप्लेन्स द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो साउंड के रिलेशन में आता. ये बात समझिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वी कैन सेट इट बी एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट जितना आपके करीब रहेगा, ऑब्जर्वर के जितना ऑब्जेक्ट करीब रहेगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी साउंड की. आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, 8th का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. दैट आप बोल सकते कि साउंड हैज एनर्जी, दैट वाइब्रेशंस क्रिएट्स. टेल मी व्हाट वाइब्रेशंस क्रिएट्स? Sounds. Vibrations creates, everyone, vibration creates sounds. But what sounds creates? Sounds creates energy. Sounds creates, ये बहुत basic बात है. Okay, so how we can say that कि sounds creates energy, ये सब बात टॉपिकली अलग है. लेकिन डॉपलर इफेक्ट पे अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, डॉपलर क्या एक्सप्लेन करें, वो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करें कि सर एज द ऑब्जर्वर की नजर से अगर ऑब्जेक्ट दूर रहा तो सीधी बात है फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. अगर वो ऑब्जेक्ट करीब आ रहा, साउंड बढ़ेगा, तो साथ ही साथ क्या चीज बढ़ने वाली है, उसके फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने वाली है. दैट्स इट, सिंपल, आप समझ सकते हैं. ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेबल है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेबल है. तो जितना डिस्टेंस करीब रहेगा
साउंड भी बढ़ जाएगा, यानी कि साइन का आप देखते हैं सायरन का साउंड। एम्बुलेंस का भी उसी तरीके से, एम्बुलेंस दूर रही आवाज कम आती, जैसे कि एम्बुलेंस आपकी करीब आती रहती तो उसका सायरन और भी ज्यादा शार्प आता है। इट मींस द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। रिलेटिव मोशन के बेसिस पर ये पूरा कंसेप्ट ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड रहेगा पूरा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दैट डॉपलर इफेक्ट्स एक्सप्लेन द रिलेट्स फ्रीक्वेंसी। क्या एक्सप्लेन करेंगे बोलिए? डॉपलर इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल्स बहुत हमारे फ्रेंडली रहते हैं, तो कॉमर्स स्टूडेंट कैन ऑल्सो रिलेट दिस। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल स्टेट्स। तो जो स्ट्रीम ऑफ साइंस से जो इंटरमीडिएट लेवल पे उनको ये समझ में आती बात। हाइजेनबर्ग्स के बारे में फिर भी मैं जनरल आपको बोल देता हूँ, ठीक है? व्हाट हाइजेनबर्ग्स एक्सप्लेन्स, एक जनरल टर्म, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सब लोग पढ़ के हैं, 9th में Sir, आपको I think कॉन्सेप्ट you था। have missed the fifth question. गेस, I think you have missed the fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth question, sir. Fifth question is Doppler effect, na? Yes, we have done No, that. sir. Fifth question. But Doppler effect is fourth one, I think. अच्छा, उस क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं है यहाँ पर, ये एक्सप्लेनेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन इज डॉपलर इफेक्ट। Okay, sir. यस, फोर्थ क्वेश्चन इज डेल्टॉन्स। यस, वी आर कवरिंग सेम है भाई। Okay, sir. नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, आप लोग कनेक्ट रहिए, ऐसे ही रहिए, ओके? ऐसे ही कनेक्ट रहिए, ऑनलाइन भी जो है स्टूडेंट्स। सो हाइजेनबर्ग्स, एक्चुअल में अगर देखिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो, यहाँ पर दिया हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल स्टेट्स बोल के दिया, बट इट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सब लोग पढ़ के, तो दो डिविजन है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम, दूसरा क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, राइट? अब क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम में आप जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़े थे, ठीक है? और सेकेंडरी रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़े थे, बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़े थे आप, सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़े थे आप। लेकिन जब हम क्वांटम मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे तो मार्क्स प्लैंक्स के बारे में पढ़ना, ठीक है? सो मैं उतना इन ब्रीफ नहीं बोलूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है? थोड़ा डिफरेंशिएट करके आपको मेन ऑफ द टॉपिक पे बोलता हूं, ठीक है? व्हाट क्वांटम मॉडल ऑफ एटम में सबसे जो चेंज हुआ क्लासिक मॉडल ऑफ एटम से, शिफ्ट टोटली एटम का स्ट्रक्चर जो क्वांटम सेक्शन पर हुआ बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। रिमेंबर दिस एवरीवन, ये सिर्फ वन लाइन सांझा या फिर एक दो लाइन का स्टेटमेंट होगा, लेकिन ये इतना इंफॉर्मेटिव और इतना इंपॉर्टेंट है कि टोटली स्ट्रक्चर ऑफ एटम के देखने के तरीके को बदल दिया। ये बात याद रखिए, ठीक है? बोलिए, वेरी गुड। किसी को मालूम है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? यस, हाँ बोलिए, मसला नहीं, बोलिए। एक टाइम पे, यानी कि एट ए टाइम आप साइमल्टेनियसली दो इवेंट्स को कैप्चर नहीं कर सकते, बस यही बात है। बराबर 2 मार्क्स आंसर था ये, इंटरमीडिएट फर्स्ट लेवल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स में है, ओके, वेरी गुड। सो एंगेज रहिए, ऐसे ही एंगेज रहिए आप लोग, ओके? सो व्हाट हाइजेनबर्ग स्टेट्स, उसका स्टेटमेंट अगर किसी को लिखना है तो दे कैन कॉपी, कोई कॉपी करना चाह रहे तो करिए। व्हाट हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल स्टेट, हेडिंग लिखिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मेक अ हेडिंग एवरीवन, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। It is important, ठीक है? It is impossible to determine I'm repeating this again. It is impossible to determine the simultaneous. It is impossible to determine the simultaneous excuse me. It is impossible to determine the simultaneous exact position and momentum, both position and momentum, yes, simultaneous position and momentum of an electron in an atom, of an electron in an atom। क्या एटम के अंदर कभी भी, अच्छा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये तो बहुत बेसिक सबको मालूम है। एटम के अंदर जो है ये सब एटॉमिक लेवल्स पे जो स्टडी है, ठीक है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं, दैट वाज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दैट इलेक्ट्रॉन्स कैरीज नेगेटिव चार्ज, राइट? एवरीवन नोज अबाउट दिस।
that electron carries which charge? Negative charge, and proton carries positive charge. Neutron, both. How you can say? Neutral, we can say that it has neutral. Neutron is neutral. Online students, answer it. Yes, sir. That electrons carries negative charge. All you are agreeing this, right? Yes, And sir. proton carries positive charge. That also you are agreeing. But what neutron? No charge. Neut- Remember this. Neutron doesn't have any charge. इसके पास कोई चार्ज नहीं है. सब फिर रहता क्या ये क्यों एटम के अंदर है? It don't have any charge. इसके पास कोई चार्ज नहीं है. But it has force of attraction. What it has? Force of attraction. Mention कर लीजिए, लिख लीजिए. That electrons has negative charge. Proton has positive charge. And neutron, it don't have any charge, but it has force of attraction. Is that clear to everyone? Okay. So the question is, Heisenberg's uncertainty principle, yeah, Heisenberg's principle states that position and the velocity cannot be known together, right? The position and the velocity, एक ही इवेंट, यानी कि ये दो इवेंट्स को एक ही साइमल्टेनियस पॉइंट पर आप कैप्चर नहीं कर सकते. यानी कि इलेक्ट्रॉन का अगर आप पोजीशन मालूम करेंगे तो उसकी वेलोसिटी आपके हाथ से निकल जाएंगी. अगर आप वेलोसिटी मालूम करेंगे तो उसकी पोजीशन नहीं पता चलेंगी. अब सर ये क्या बात हो गई? मैं बोल रहा हूं एक स्टूडेंट है जो ग्राउंड में इतनी तेज फिर रहा, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, अगर मैं वो स्टूडेंट को देखूंगा तो उसका पाथवे, उसका रास्ता देखना मुश्किल हो जा रहा मेरे को, इतनी स्पीड है. अगर मैं उसका रास्ता देखूं तो वो स्टूडेंट को देखना मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा. तो दो इवेंट्स को मैं एक ही टाइम कैप्चर कर सकता हूं क्या एट ए टाइम? नहीं कर सकता. यही बोले हाइजेनबर्ग्स कि भाई आप किस तरीके से बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मोमेंटम की. बोर्ड्स मॉडल को थोड़ा डिबाट कर रहा हूं. बोर्ड्स ये चीज बोले थे कि मैं इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम दो भी बोलूंगा. बोर्ड्स का स्टेटमेंट यही था that electrons jumps from lower energy orbit to higher energy orbit and higher energy orbit to lower energy orbit. It's all right. समझ रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे से ऊपर कब जाएंगे? when it gains energy. ओके और ऊपर से नीचे कब आएंगे सर? when they emit energy. ठीक है, we are accepting this. ठीक है, we are accepting this. बट आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कौन से ऑर्बिट पर, कौन से ऑर्बिटल पर लाई कर रहा है, ये कैसा बोलेंगे आप? पॉसिबल है ये बोलना? नहीं, क्योंकि वो सब एटॉमिक लेवल पर है भाई. आप वो बात सब एटॉमिक लेवल पर है. ठीक है. हाँ, क्लासिक मॉडल ऑफ एटम का अभी एग्जिस्टेंस चलेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से. अब लॉजिक आपको क्वांटम मॉडल ऑफ एटम से समझना पड़ता. ठीक है, ठीक है. इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर फॉर द फॉर्मूला. फिर मार्क्स प्लैंक्स का फॉर्मूला था. नहीं, आप पर्टिकुलरली आइंस्टाइन को कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उनका मॉडल ऑफ एटम का रेफरेंस है ही नहीं. सबसे पहली चीज, ठीक है, आइंस्टाइन का मॉडल ऑफ एटम है. थियरी ऑफ रिलेटिविटी आप इसको कनेक्ट करो इलेक्ट्रॉन के परसेप्शन से. आप थियरी ऑफ रिलेटिविटी ठीक है कनेक्ट करो, लेकिन आप पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन आइंस्टाइन के रिलेटेड हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट आया बोल तो नहीं. ये इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और पोजीशन के बेसिस पर जनरल बात करा, जो कि क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम में उतना इलैबोरेशन था ही नहीं. सब एटॉमिक लेवल पर इतनी ब्रीफ बात हुई नहीं क्लासिक मॉडल ऑफ एटम पर. सिर्फ स्ट्रक्चर पे बात हुई एटम के, और उसको क्लियर करना क्वांटम मॉडल ऑफ एटम रेफरेंस लिया पढ़ सकते. ठीक है, एक बहुत बेसिक सा मैं डेफिनेशन आपको बोलूंगा. ठीक है, एट सब एटॉमिक लेवल मैटर डजंट एग्जिस्ट. बहुत फेमस है ये डेफिनेशन, आप सब सुने भी होंगे बहुत बार जो साइंस के स्टूडेंट्स है. ठीक है, एट सब एटॉमिक लेवल मैटर डजंट एग्जिस्ट रादर देन इट शोज द टेंडेंसी टू बी एग्जिस्ट. हाँ, ये अभी बात बहुत आगे बढ़ जाएंगी अगर मैं इस चीज को और इलैबोरेट करूं तो, लेकिन इस चीज को यहां पर होल्ड करेंगे. दैट हाइजेनबर्ग स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन के दो इवेंट्स को एक सिंगल ऑब्जर्वेशन से आप कैप्चर नहीं कर सकते. और वो क्या चीजें है सर? वो है उसका पोजीशन और एक है उसकी वेलोसिटी. अगर उसकी पोजीशन पर नजर रखूंगा, सिमिलरली ये एग्जांपल ध्यान में रखिए कि ग्राउंड में एक स्टूडेंट है जो इतनी तेज भाग रहा. ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट को देखूंगा तो उसका मोमेंटम, ठीक है, उसका रास्ता देखना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. अगर मैं वो कौन से रास्ते पर भाग रहा है, कौन से ठीक है रास्ते पर रन कर रहा है, अगर मैं उसको चेक करूंगा तो सिवियरली मेरे को वो स्टूडेंट का, ठीक है, वो स्टूडेंट नहीं दिखेगा. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज्यादा है. आप समझना 3 × 10⁸, 3 × 10⁶. अगर आप बहुत ये लेवल पर समझेंगे स्पीड ऑफ लाइट, तो कांस्टेंट एक बहुत छोटी चीज है, समझना. आप स्विच ऑन करते वहां पर लाइट ऑन हो जाती, आप स्विच ऑन करते फैन ऑन हो जाता.
ठीक है, एक जंक्शन से लीवर अप होता, पूरे के पूरे अप एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती। हाउ इट इज पॉसिबल? माइनर ऑफ सेकंड्स में इलेक्ट्रिसिटी इतनी स्पीड कैसे जा सकती? बिल्कुल जा सकती सर, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। बहुत बेस बात है, बहुत फंडामेंटल बात है, ये बात समझना आप। क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड को अगर आप देख रहे कितनी है सर, उसका चार्जेस देख लो, -1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 चार्ज ही उतना है उसका। समझ रहे बात? तो इस चीज को थोड़ा और आप एक्सटेंडली समझेंगे। अभी ये बेसिकली बात समझिए, हाइजेनबर्ग्स, व्हाट हाइजेनबर्ग्स एक्सप्लेन्स टू अस। ठीक है, आप हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर आपको एक्सप्लेन करना है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियस एग्जैक्ट पोजीशन एंड द मोमेंटम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सिंपल है, कोई भी दो, ठीक है, इवेंट्स को सिंगल वन ऑब्जर्वेशन से आप कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए। So move on to our seventh question, that inverse square depends upon. So very interesting question. ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए आप, इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स का मतलब हो गया उल्टा। ये तो बात सबको समझ में आ गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यस यस, प्लीज म्यूट करिए माइक्स। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप लोग माइक को ऑन करिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ऑनलाइन स्टूडेंट स्पेशली। ओके, our seventh question is inverse square law depends upon, inverse का मतलब हो गया उल्टा, स्क्वायर हो गया डबल। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। अब सर डिस्टेंस किस तरीके से? चलिए अब मैं वही एग्जांपल लूंगा, प्लेटफॉर्म, ट्रेन। जितनी ट्रेन से दूरी ऑब्जर्वर की रहेंगी, उतना ही साउंड और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अंडरस्टैंड एवरीवन? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल एग्जांपल, कोई भी समझ सकता है। ट्रेन अभी ऑब्जर्वर से दूर है सर, ऑब्जर्वर से Sir, ट्रेन can you कहाँ पर है? repeat again? Okay. Inverse law depends. ओके, बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन नहीं, वही बोल रहा हूँ। प्लेटफॉर्म पर एक, ठीक है, पर्टिकुलर एक आप बोलेंगे कि ठीक है, पैसेंजर खड़ा हुआ है कोई भी प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन बहुत दूर है, तो बताइए कि वो साउंड और फ्रीक्वेंसी जो वो ट्रेन से आएंगी, भी ज्यादा रहेंगी या कम रहेंगी? कम रहेंगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो डिस्टेंस जितना दूर रहेगा सर, साउंड की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जा रही? कम हो जा रही। अभी डिस्टेंस कम हो जाएगा तो साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएगी। रिलेशन बोलेंगे आप डिस्टेंस के बेसिस पर, टेम्परेचर पर नहीं आएगा। उल्टा ऐसा कुछ भी नहीं है सर कि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या कुछ ऐसा हो सकता, पॉसिबल नहीं। मास इज कंजर्व्ड, ठीक है ना? ठीक है, हम जो सो कभी भी मास को ना क्रिएट कर सकते ना टोटली डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, स्पीड किस तरीके से इन्वर्स हो सकती है, उल्टा किस तरीके से सकती? कोई ऑब्जेक्ट पर आप स्पीड लगा रहे और कम होना वो चीज पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, स्पीड और मास दोनों के बीच में रिलेशन लगाओ। ठीक है, लिमिटेड ऑफ द स्पीड, जब तक उसका मास ओवरकमिंग जब तक नहीं मिलेंगी तब तक उन्हें हलेंगे नहीं जगह पे से। ठीक है, लेकिन आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हो तो मास वही जगह पर रहेगा क्या? नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में कंसीडर करना पड़ेगा आपको। तो ये जो तीन ऑप्शन दिया आपको, द फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज डिस्टेंस, थर्ड इज मास, द फोर्थ इज स्पीड। तो इनमें आपको जो फर्स्ट कंसिडरेशन मिलेगा वो डिस्टेंस के रिलेटेड है। इनवर्स यानी कि उल्टा, स्क्वायर यानी कि डबल। जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उतना इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती जाएंगी ट्रेन की? कम होते जाएंगी। और डिस्टेंस जितना ही कम होते जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड फ्रीक्वेंसी विल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स कनेक्ट करिए। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इनवर्स स्क्वायर लॉ इट डिपेंड्स अपॉन व्हिच पर्टिकुलर परसेप्शन? डिस्टेंस। सो वही दिया यहाँ पर, 4 decreases with the square of distance since in a gravity and line. Okay, all right. Eighth question, law of conservation of matter states. Very important question. Law of conservation of mass भी बोला जा सकता है इसको, मैटर की एग्जिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, लिसन हियर फॉर एवरीवन। ठीक है, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर ऐड करा और टेम्परेचर लगाया। एक स्टोव पे कंटेनर रखा और उसके अंदर वाटर है, उसको हीट कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं कंटेनर लिया, उसके अंदर आइस डाल दिया, आइस क्यूब्स ऐड कर दिया और टेम्परेचर लगाया। तो सबसे पहले जो हमारा मैटर का स्टेट है, फर्स्ट क्या? आइस सॉलिड। जैसे ही टेम्परेचर रीच करते जाएगा तो वही सॉलिड स्टेट से हमारा जो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? वो लिक्विड में हो जाएगा। और टेम्परेचर जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट के करीब करीब आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस करेगा,
ठीक है, तो हमारा मैटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? gases. गैसियस स्टेट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये समझ में आ रही है बात? ठीक है। सो सॉलिड स्टेट से हमारा मैटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन क्या गैस में कन्वर्ट होने के बाद हमारा मैटर पूरा एक्सटेंड खत्म हो रहा क्या? No. अंडरस्टैंड? वेपर्स की उसमें लिबरेट हो जाएगा, इट विल बिकम मॉइस्चर और H2O वाटर बन जाएगा सर, वेपराइज होके बाहर निकल जाएगा सर। ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग दिस। लेकिन क्या वेपराइज्ड होने के बाद खत्म हो गया क्या H2O वाटर का वजूद? नॉट एट ऑल। सो यही चीज बोल रहा हूं, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी इट इज कंजर्व्ड, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दैट मैटर नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी destroyed. Similarly, यहाँ पर भी वही है, law of conservation of mass states that what mass is conserved, matter is conserved. Matter क्या है बोलिए? Conserved ही है। Matter is conserved. Matter neither be created and nor be destroyed. Remember this everyone. और atom के perception से भी यही बात आप बोलेंगे, ठीक है? Atom को अगर हम बोलेंगे कि what सब, ठीक है, सब लोग पढ़े भी होंगे that cells की conception से that tissues, the group of tissues, ठीक है, टिश्यूज क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। बहुत बेसिक बात। द ग्रुप ऑफ सेल्स आर सेड टू बी एज टिश्यू, ठीक है। बट व्हाट सेल इज मेड अप ऑफ? कभी सोचे आप? आंसर मी। सेल के बारे में, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, बहुत सारी चीजों पर फोकस्ड है आप। लेकिन व्हाट सेल इज मेड अप ऑफ, कभी सोचे आप सेल किससे बना हुआ है? DNA, गेस। एटम। atom. वेरी गुड। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नॉन, ठीक है, लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर इज आल्सो मेड अप ऑफ, क्या बोलेंगे आप? एटम। अभी बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग दिस। एंड लॉन्ग, ठीक है, नॉन लिविंग मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है सर, वी आर एक्सेप्टिंग दिस। बट लिविंग मैटर के भी, ठीक है, अगर आप इन ब्रीफ एग्जिस्टेंस को देखेंगे, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स। एक सिंपली मैं आपको एग्जांपल दूं, बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये तो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स बोल लो, एटम्स बोल लो, एक ही बात है, राइट? सो ये चीज जरा आप क्लिक कर लीजिए, दैट सेल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। सेल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो सर फिर सेल्स किससे बने हुए हैं? ये एटम से बने हुए। फिर एटम किससे बने हुए? ये भी एक सवाल आता बच्चों को, सर व्हाट एटम इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो इससे आप एक छोटा सा, ठीक है, एक हमारा लॉ है जिसको आप याद रखिए, दैट एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना? एटम हम क्रिएट कैसा हुए वो बोलेंगे, और ना ही हम वो कैसे डिस्ट्रॉय होंगे वो भी नहीं बोल पाएंगे। तो सर कर क्या सकते, बोल क्या सकते? दैट मैटर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जिस तरीके से आइस क्यूब था, टेम्परेचर लगा, लिक्विड में बदल गया, और ज्यादा टेम्परेचर लगाओ, गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होगा, क्या पूरा खत्म हो जाएगा? वो नहीं होगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? दैट मैटर इज कंजर्व्ड, दैट मैटर इज कंजर्व्ड, यू कैन से। So law of conservation of matter state that the matter is conserved. Is that clear to everyone? Okay, so the ninth question is the apple turns brown due to oxidation. Oxidation. Okay, ये रमजान में भी आप बहुत टाइम से देखते होंगे, रमजान में भी स्पेशली करते कि एप्पल्स को, बनानास को जो हम कट करते बहुत टाइम, थोड़ा टाइम से पहले, 15 मिनट्स और 20 मिनट्स पहले कट करते हैं। अगर बहुत टाइम पहले अगर आप कट कर दिए तो उसका कलर चेंज हो जाता। कभी गौर करें आप? तो हमारा एप्पल भी कौन से कलर में टर्न हो जाता? ब्राउन कलर में। ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ विच रिएक्शन वी कैन से? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। विच रिएक्शन वी कैन से? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं केमिकल भी बोलता हूं, उसका नाम है पॉलीफिनॉल। पॉलीफिनॉल लिख लीजिए वहां पर, ठीक है। एक एंजाइम जो रहता है एप्पल के अंदर प्रेजेंट, जो ऑक्सीडाइज होता है, उसके बारे में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर मेंशन तो वो नहीं रहेगा, खाली ऑक्सीडाइजर दिया उन्हें, ठीक है। बट जो वो एंजाइम है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है एप्पल के अंदर, उसका नाम है पॉलीफिनॉल, ठीक है। पॉलीफिनॉल, उसका आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो PO लिखेंगे आप उसको। पॉलीफिनॉल क्या होता है? एप्पल के अंदर जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो ऑक्सीडाइज होने की वजह से एप्पल का कलर किस में टर्न हो जाता? और वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही पॉसिबल है। प्रेजेंस ऑफ विच गैस? ऑक्सीडेशन के बारे में बहुत सिंपल है, ठीक है। आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन हो रहा तो आप सिंपली इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सर एप्पल ब्राउन कलर में कौन से एंजाइम की वजह से हो रहा, बोलते हो आप क्या बोलेंगे? पॉलीफेनॉल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन।
freezer is placed at top because फ्रीजर जो फ्रीजर रहता है आपके फ्रिज है आपके पास, फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर रहता है वो ऊपर रहता। क्यों फ्रीजर को ऊपर रखता होगा? नीचे भी तो रख सकता। क्यों नीचे रखता होगा, ऊपर रखता होगा उसको? चलिए ठीक है, क्वेश्चन। गैस ऊपर की तरफ जाती, गैस नीचे की तरफ नहीं रहती, कूलिंग गैस क्या बोले आप? ऊपर की तरफ जाती? ऊपर की तरफ जाती तो कूलिंग ऊपर सबसे ज्यादा होती सर गैस में। ओके, कूलिंग ऊपर सबसे ज्यादा होती, ठीक है। और मैं लॉजिकल बोलता हूँ, कोई चीज अगर वजन हो जाए तो वो नीचे आएंगी ऊपर जाएंगी? मेरे को ये बोलिए। नीचे आती सर वो। नीचे आएगी, वेरी गुड। कहां पर आएंगे? नीचे। तो कूलिंग सेक्शन जो फ्रीजर का रहता आप देखेंगे ऊपर की तरफ रहता, तो ऑब्वियसली जो नीचे सेक्शन है वो गैस कहां जाना? क्योंकि कोल्डर एयर सिंक्स, कोल्डर जो हवा जो जिसमें अगर टेम्परेचर आप नेगेटिव सेक्शन पर जाएंगे तो वो मैटर क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में बनने की कोशिश करेंगे। जरा बात अच्छा समझिए, ठीक है। गैस अगर ठंडी है, ठीक है, स्पेशली वी आर सेइंग दैट, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जो गैस स्पेशली जो रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती है, ठीक है। सो जब हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे लाते हैं, ठंडी जो गैस होती है वो डेंसर रहती एज कंपेयरिंग टू नॉर्मल गैस, डेंसर रहती। अगर हम नीचे रखेंगे तो वो नीचे ही रहेगा, ऊपर जाती क्या गैस? तो ये आपका क्वेश्चन ये था कि ठीक है, गैस ऊपर की तरफ जाती है लेकिन एक नॉर्मल टेम्परेचर पे बोलेंगे, बट उसको टेम्परेचर हम ठीक है रीच कर रहे हैं हाई, यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो वेपराइज होती ऊपर की तरफ चले जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती और एनर्जी में से वो वेपराइज सेक्शन में चले जाते तो गैस ऊपर की तरफ उड़ जाएंगी। लेकिन जब वो ठंडी हो रही तो उसकी डेंसिटी बढ़ जा रही, वजन बढ़ जा रहा, तो वो सिंक होनी नीचे की तरफ आएंगी। इसीलिए रेफ्रिजरेटर के जो पॉइंट्स रहते हैं उसको ऊपर की तरफ रखा जाता, क्योंकि जितनी भी गैस है जो नीचे भी आप चीजें रख रहे वो भी अप्रोक्सीमेटली गैस नीचे आके वो भी जैसे मेंटेन रहना। सो क्या दिया हमको ऑप्शन? एयर राइस, यस। Like in new models refrigerators, freezers नीचे भी आ रहे ना? ओके ओके, कन्वर्टेबल फ्रिजेस आर डिफरेंट, ठीक है। न्यू मॉडल्स में आप देखते हैं कि उसको नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, एडजस्टेबल भी रहेगा, ठीक है। दैट वाज टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी के डिपेंडेंस है। लेकिन जो फंडामेंटल मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो लगेगा वो ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो रेफ्रिजरेटर का जो बड़ा रहता, ठीक है, जो पॉइंट पर जहां पर से आप मैनेज करते टेम्परेचर को, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। ओके, सो ऑप्शंस, लेट्स सी द ऑप्शंस। एयर राइस, कोल्डर एयर राइस, कोल्डर एयर सिंक आना चाहिए। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, राइट? Yes, option C is correct. So what was our option C? Cold air sink because of density, you can say. वो डेंसिटी की वजह से होता है। Is that clear to everyone? ठीक है। So option C is correct in 10. So 10 questions यहाँ तक सबको समझ में आ गए? Everyone? Okay. तो थोड़ा एक बार रिकॉल करिए, ये चीजें देखिए, ठीक है, एक बार चेक करिए 10 क्वेश्चन एक बार चेक करिए। Give me 1 second. Excuse me, please. Yes, yes, you can say. Done, everyone? Give me 1 second. Your voice is not. Yeah, let's begin. So today will be the last PDF, but still some PDFs we have created, but that will be recapitulation. After the And course is done, we are going to recapitulate also. I think we have to start day 8. Yesterday we have completed day 7 Day 8 is done, right? in boys class. Day 8 is not done for you all. Yesterday we had done 8. Yeah, till there we will. Okay, just a minute. Hold on. I'll start.
Just not coming to there. After 8, we continue there. Okay. Let's left out questions. So we have done till 2:12 and we are going to do next question. Ma'am, can you please share the screen? Oh, just give me some time, please. Just give me 2 minutes now. We are waiting for Jabbar. 1 minute. Done now? Yes, is it visible now? Ma'am, your voice is not audible. Yes, ma'am. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay, okay. Ready, everyone? Yeah, let's begin the class. Okay, in which crop production does India stand second in the world? Any idea? Sugarcane. Very good. The correct answer is sugarcane. Sugarcane. I will just take this. Sugarcane is the correct answer. So let me just explain you about. You have to scroll down for that. So if I remove the pen, penny requirement is there, then only we'll use the pen. Okay, if I'm explaining something. So let's start with it. India is the second largest producer of sugarcane in the world after Brazil. Okay. Now here sugarcane is grown mainly in Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. These are the states. They can, as I told you, they can group up all these states and say are famous for which type of crop. They can ask you like this also. A, B, C also they can give you all the correct answers and they'll say all of these states, are producing this particular crop. They can give which crop or they can give which state, and number of questions can be created. India is the first in the world in spice production, second in rice, but rice ranking can vary yearly, and second is one of the other crop is sugarcane. What is the predominant type of Indian agriculture? Now see, look here. Now what are these types of agriculture we have to understand? Commercial agriculture. The crops which are, specially being produced for the import or export purposes. Okay. Especially they will generate these crops for export purposes, majorly for export purposes. So such crops or such agriculture is called as commercial, especially totally for the business purpose, for commerce. Second is extensive agriculture. Like if you have a lot of amount of plain land where you have a lot chance to create in much quantity any product. For example, wheat will take. Wheat will be generated in a large quantity because of the need of the population. And as we know that India is the leading populated country, so we need an extent, extent in the sense ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए हमें वो चीज, तो उसमें भी हम जो चीजें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए और भारत के पूरे सिटीजन के लिए, तो उस जगह पर कौन सी चीज की ज्यादा प्रियोरिटी होती, उस पे एग्रीकल्चर डिसाइड होता है. तो दैट इज एक्सटेंसिव एंड उसका ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन होता है.
प्लांटेशन एग्रीकल्चर, देखिए आप प्लांटेशन क्या है, देखो बहुत ज्यादा आप प्लांटेशन को आयुर्वेदा से ले सकते हो, क्योंकि हमारे लिए मेडिसिनल क्रॉप्स भी इंपॉर्टेंट है। ओके, रॉ मटेरियल, सारा माल जो हमारे बिजनेस में, यानी कि जैसा कि अब कुछ दवाएं बनती हैं जिनका रॉ मटेरियल कोई पर्टिकुलर प्लांट हो सकता है, इट कैन बी मेडिसिनल प्लांट, इट कैन हर्बल प्लांट, कुछ भी हो सकता है, तो पर्पसली खास उसके पर्पस से भी बनाने वाला एग्रीकल्चर रहता है प्लांटेशन। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है मैम? द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस agriculture. This is what farmers grow crop mainly for their own consumption rather than for sale. ये जो है ये ज्यादा मैटर कर रहा है यहाँ पे। देखो पहला तो कमर्शियल है एक्सपोर्ट्स के वास्ते, सेकंड हमारी जनता की पूरी नीड पूरी होना है ना, दैट इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरे होना है। थर्ड पार्ट ये जहाँ पर हम मेडिसिनल प्लांट हो या ऐसे एसेंशियल प्लांट जिनका ग्रो करना हमारे लिए मैंडेट है, वो वाला टाइप का एग्रीकल्चर। बट यहाँ पर जो बात बताई जा रहा है कि मेजरली क्या इंडिया में फॉलो होता है, अब जिसकी जमीन है वो अपने लिए रिक्वायरमेंट के अमाउंट का जो भी अनाज बनाना है वो भी बना लेता। ज्यादा आप रूरल एरियाज में जाकर देखेंगे, ब्राउज करेंगे तो अपने अपनी जमीनों पे अपने अपने रिक्वायर्ड अमाउंट का जो उनको चाहिए वो बना लेते हैं लोग। ओके, अब जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है वो टोटली अलग खास जमीन उसके लिए अलॉट की गई है कि ये वाले जमीन पर सिर्फ भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए एग्रीकल्चर किया जाएगा। ओके, एक्सटेंसिव फार्मिंग एग्रीकल्चर जो खास हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होता है। बट अब पर्सनल जिसका है, जैसा अब ये मेरी जमीन है, मैं चाहे जो भी कुछ भी कर लूं, तो ऐसा कई ऐसे फार्मर्स है जो अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए भी अपनी एग्रीकल्चर करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज इट, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, कॉमन इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म्स स्पेशली इन द रेनफेड एरिया, जैसे कि अपने साउथ के एरियाज में बोल सकते हैं, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना एरियाज पे रेन का टोटली डोमिनेंस है, रेन पे डिपेंडेंट है। फीचर्स इन इंडिया, स्मॉल लैंड होल्डर्स, हाँ छोटी छोटी जमीन वाले, अब समझो एक थोड़ा 1 से 2 एकड़ है बस, उतने में क्या करते कर लो, उन लोग के हिसाब से उन लोग बना लेते भी, बेच भी लेते, अपने लिए भी रख लेते, बट ज्यादातर मोटिव उनका सेल नहीं रहता। ओके, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून रेनफॉल, लो यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, लाइक ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते, मशीनरीज का यूज नहीं करते। Name of the method in which different colors are used to represent various features of elevation on the ground. देखिए अब ये क्या है एलिवेशन, आप समझ सकते हैं वर्ड एलिवेशन ये है कि किसी भी चीज की ऊंचाई बताना है तो उसके लिए काउंटर्स यूज होते हैं या हैक्चर्स यूज होते हैं, लेयर शेडिंग यूज होती है, मिलीबार यूज होते हैं। लेयर शेडिंग मैम ये क्वेश्चन बेसिकली है किसके बारे में, लेट्स सी। लेयर शेडिंग यूजेस डिफरेंट कलर्स और शेड्स टू रिप्रेजेंट वेरियस एलिवेशंस ऑन अ मैप। देखो हम ऑलरेडी छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मैप के ऊपर हम बहुत सारे साइंस बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक साइन बना के बताती हूँ, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल हम बताते थे अगर आगे कहीं रेलवे ट्रैक है तो हम ऐसा साइन बनाते थे ना, कि बताना है कि फलाना एरिया से यहाँ पर ट्रैक जाने वाली। और अगर हम कोई रिवर बताना चाह रहे तो हम ऐसा 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 बनाकर मैप पे बताते थे कि ये साइड पर हमारी रिवर लोकेटेड है। और किसी तरह से हमारे कोई भी चीज बताना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वेजिटेशन बताना चाह रहे हैं तो हम वहां पे ऐसा ऐसा साइन बताते, यस और नो। यहाँ पर हमारा यहाँ पर ग्रास लैंड है, तो ऐसे तरह के जो सिंबॉलिक चीजें होती हैं वो मैप पे इसलिए यूज होती है क्योंकि हमको हाईलाइट करना पड़ता है कि यहाँ पर वो है कुछ भी जो भी हमारा पर्टिकुलर। ओके, तो उसके लिए हम हमारे सिंबॉलिक वे में हमारे मैप्स पे सिंबल्स डाला करते थे। इवन हम लोग कोई ऐसा जोन है जहां पर पेडिस्ट्रियन है तो हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग बताते। जनरल जो हमारा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये लोकेशन पे ये पर्टिकुलर चीज है। तो ऐसा ही हमारे काउंटर्स क्या है, देखिए लाइंस कनेक्टिंग टू शो स्लोप स्टीपनेस, यानी किसी जगह सॉरी लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। अब यहाँ पर अगर कोई हाइट है, ओके इक्वल एलिवेशन है, पर कुछ हाइट है और यहाँ पर, तो ये लाइन एक क्रिएट की जाती बताने के लिए कि ये और ये आजू बाजू जो कुछ ऊंचे इलाके हैं वो आपस में सेम लेवल पे है। तो ऐसे लाइंस हमारे काउंटर्स कहलाते हैं। ओके ना। Now next is hatchers are short lines to show slope steepness. कहीं पर अगर देखो जमीन एक इवन लाइन, इवन तो है नहीं, फ्लैट तो है नहीं, कई जगह पे ढलाव भी रहेगा। जैसे कि आपके प्लेट्यू सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यू में, डेक्कन प्लेट्यू में आपको पता चलेगा कि वेस्टर्ली इसका ऊंचा हिस्सा है जमीन का, बट धीरे धीरे हमारा वही जमीन स्लाइड हो रही है ईस्ट के तरफ। ओके, इसलिए तो पूरी कावेरी क्या है बह के अपने तमिलनाडु की तरफ जा रही। तो ऐसा है हमारा ढलाव है ईस्ट के तरफ, तो जहां पर ज्यादा स्टीप एरिया है या ऐसी स्लोपी एरिया है तो वो भी मैप पर बताया जाता। फॉर एग्जाम्पल ऐसा करके बता देते हो लोग, गॉट इट। तो वो भी साइन रहती है, दैट इज हैशर्स। मिलीबार्स क्या होंगे, यूनिट मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर
इसको आइसोबार्स भी कहा जाता है. ओके, मिलीबार्स आर नथिंग बट आइसोबार्स. Which of the following is the most useful for measuring the shortest distance between two places on the earth and the path between them? Atlas map, thematic map, wall map, globe. ग्लोब पे ज्यादा इजी पता चलता. पूछो क्यों? एटलस मैप क्या है? बिल्कुल भी एक फ्लैट मैप है. ठीक है, तो उस पे क्या है, फिर भी अगेन हमें प्रॉपर उसके जो लैटिट्यूड है लॉन्जिट्यूड समझ में नहीं आते. फ्लैट पेपर पे है. एटलस है नहीं, है नहीं, बट उसके ऊपर फिर हमको वो की स्केल जो दी जाती है ना साइडों में, उसको रेफर करना पड़ता. इजिली जस्टिफाई नहीं कर सकते कि किस लेवल पे किस लोकेशन पे ये उनका पोजीशन है. नाउ थेमेटिक मैप्स आर टोटली अबाउट द थिंग्स. वॉल मैप, हम वॉल मैप यूज करते हैं बच्चों को क्लास में बताने के लिए, बट दैट इज एक्यूरेट. अगेन उसमें कुछ ना कुछ डिफर होता है, डिफरेंस होता है. तो ग्लोब इज द एक्चुअल मॉडल ऑफ द अर्थ which will help you to justify where the location is. A globe is a 3D scale model of the earth, so it accurately represents shortest distance and even true distances and direction, path over the curved surface of the earth. Coming to atlas map, flat map में distort distances and directions. जरूरी नहीं है हमारा फ्लैट मैप जो है बुक के अंदर वो हमको एग्जैक्ट लोकेशन का एक्यूरेसी बताए, बिकॉज वो एक पेपर पे है. कमिंग टू थेमेटिक मैप, स्पेसिफिक थीम्स पर बताया जाता है. इसका तो टोटली मेजरमेंट से कुछ ताल्लुक ही नहीं है. कमिंग टू वॉल मैप, देयर अगेन फ्लैट पिक्चर ऑफ अर्थ, सो दैट इज नॉट एक्यूरेट. नाउ द फूड चेन इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड क्रम. देखो व्हाट इज फूड चेन, आपको तो मालूम है कि हम सारा जो कुछ भी हम इंसान हैं, हम जानवर को देख रहे हैं, हमारे प्लांट्स को देख रहे हैं, हम कहीं ना कहीं पूरे इंटरकनेक्टेड है. कैसा मैप? फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोड्यूसर से बात करेंगे. पहले कोई प्रोड्यूसर होना चाहिए. हाँ, प्रोड्यूसर्स कौन है? पूरे ऑटोट्रॉप्स, सारा प्लांटेशन, सारा प्लांट लाइफ, पूरे प्लांट. ओके, पूरा फ्लोरा जो है वो प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे, बिकॉज वो लोग फूड प्रोड्यूस करेंगे ऑब्वियसली. तो अब एनर्जी की ट्रांसफर की बात करें, बेसिकली एनर्जी स्टार्ट कहां से होंगी बेटा? सन से होंगी. ओके, हमारे सारे रेजेस के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सारे कुछ हमारा सन दे रहा. किसको बेटा? प्लांट्स को दे रहा. उस पूरी एनर्जी को यूज करके ओके वो लोग फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये सारी जो एनर्जी है कन्वर्ट हो रही है केमिकल में, यानी कि फूड में. अब ये फूड ना सिर्फ हम, जानवर भी खाएंगे. ओके, ना सेकेंडरी लेवल, यही हम लोग क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए. हम कंज्यूमर्स के अंदर वो एनर्जी जा रही है. ओके, पूरा जो हमारा सन दे रहा प्लांट को, प्लांट से हम खा रहे हैं, हम खाने पे हमारी बॉडी में आ रहा है, फिर जानवर भी खा रहे हैं, तो उन जानवरों को भी हम खा रहे हैं. ओके, फाइनली हम भी मर जाएंगे, जानवर भी मर जाएगा. तो कहां जा रहा? डिकम्पोजर्स के हाथ में जा रहा. डिकम्पोजर्स कौन है मैम? पूरा ह्यूमस लेवल, यानी सॉइल के अंदर सारा जो कुछ ह्यूमस है. ह्यूमस किसको बोलते हैं मैम? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वर्म्स बोलो, ओके, अर्थवर्म बोलो, या कीड़े कीड़े जो बारीक जमीन की मट्टी में रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो सारे प्लांट को बोलो, प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी को पूरा उन लोग खा जाते. खा जाना मतलब खाना, वो तो ऐसा नहीं कि उन लोग का वे ऑफ डिकम्पोजिंग रहता, वो धीरे 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 उसके फ्लैश को खत्म कर देते. ठीक है, एंड फाइनली इट बिकम्स अ फूड फॉर दोज डिकम्पोजर्स. आ रही बात समझ में? तो एनर्जी कहां से फ्लो हो रही है? देखो, प्रोड्यूसर से, पहले तो सन से प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स. आई बात समझ में? चेंज. अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं. सी, लोअर टू हायर लेवल, हायर टू लोअर लेवल, लोअर टू मिडिल लेवल, मिडिल टू लोअर लेवल. अब मैम यहाँ पे तो कोई नाम ही नहीं दे रहे, आप कैसे समझेंगे इसको? समझिए, लोअर टू हायर लेवल. देखो, पहले सूरज जाएगा, प्रोड्यूसर्स को देगा एनर्जी, उसके बाद हमें मिलेगा कंज्यूमर्स को, फिर हम कंज्यूमर्स मर जाएंगे कभी, तो वो डिकम्पोजर्स के पास जाएगा. तो पहले लोअर लेवल, पहले क्या है? पहले प्लांट्स, बेशक वो लोग प्रोड्यूसर्स है, बट पहले उनको मिलेगा, उसके बाद हमको मिलेगा, फिर डिकम्पोजर्स के पास उसकी एनर्जी ट्रांसफर. अगेन दैट डिकम्पोजर्स विल गेट दैट सेम एनर्जी व्हाट वी गॉट फ्रॉम द सन एंड द प्लांट, एंड अगेन दैट सेम सॉइल विल रीप्रोड्यूस द प्लांट्स. गेटिंग इट? साइकिल चलते रहेगी. दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. नाउ what is that? The food chain involves the flow of energy in the form of food from one organism to another organism in a sequence. Sequence कैसा रहेगा? देखिए, starts with the producers, green plants or autotrophs produce food using sunlight. Pass through the consumers, that is we are herbivorous, carnivorous and omnivorous. Now these are primary, secondary and tertiary. After carnivores, omnivores, then इसका एक brief mind mapping बना दिया गया. Producers से primary consumers, okay, primary consumers, secondary consumers, then tertiary consumers, finally decomposers. Okay, तो हमारी एनर्जी की फ्लो लोअर टू हायर लेवल पे जाएगी एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ बोलो या प्रोड्यूसर्स, सी सिंपल याद रखिए, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स तीन तरह के हैं, उसके बाद डिकम्पोजर्स, खत्म बात. ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा भी पूछा जाए डायरेक्टली ऐसे वर्ड्स में तो भी आपको आंसर समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट इज, what is the main cause of movement in the earth's atmosphere?
ओके ये बात गौर से सुनिए, व्हाट इज द मेन कॉज? मेन कॉज क्या है मूवमेंट का? अर्थ एटमोस्फेयर, इन द अर्थ एटमोस्फेयर, डिफरेंस इन द एयर प्रेशर, सोलर एनर्जी, डिफरेंस इन टेम्परेचर। देखो बेटा, अगर हम बात हवाओं की करेंगे, कल मैंने आपको बताया था गर्म हवा की क्या वैल्यू है और नॉर्मल ठंडी हवा की क्या बात है। गर्म हवा हमेशा ऊपर जाएगी, ओके, क्योंकि वो नेचर है। ओके, द हॉट एयर गोज अप, फिजिक्स है। नाउ अब इक्वेटोरियल रीजन पे सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है बिकॉज ऑफ द लोकेशन, पोजीशन ऑफ द अर्थ, एंड उसी सबब जिस एरिया में धूप ज्यादा होगी वहां का जो भी पानी का एरिया रहेगा वो इवेपोरेट भी ज्यादा होगा। आई हैव कनेक्टेड वहां, ओके ना? सो व्हेन इवेपोरेशन इज मोर एक्सेसिव एट द इक्वेटोरियल रीजन, तो ट्रॉपिकल रीजन पर ये हवा जाएगी ऑब्वियसली। उस वजह से क्या होगा, ऊपरी रीजन में गर्म हवा जाकर ठंडी तो होगी, नो डाउट अबाउट दैट, ऊपरी इलाकों में भी ठंडी होगी, और एक्सटेंसिव नीचे की तरफ भी होगा तो ठंडी होगी, बिकॉज जहां पर धूप कम पहुंचेगी वहां पर ठंड इलाका रहेगा, जहां पर गर्मी ज्यादा होगी तो वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से उसका वेपराइजेशन होगा। See, let's understand this. What is the main cause of movement is nothing but our solar energy. It can be this one point. Guess कर रही हूँ, okay? Let's guess. Solar energy. because solar energy से ही तो टेम्परेचर में अप एंड डाउन हो रहा है लोकेशन। लेट्स सी, सोलर एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। अब तो देखो विंड क्या है भाई, जो कुछ भी है, हवा तो हवा है, इट्स अ मैटर एंड इट इज लूजली पैक्ड। अब हवा गर्म भी होती है, हवा ठंडी भी होती है, इट डजंट मैटर विद दैट। ये जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि हवा जब गर्म होगी वो ऊपर की तरफ जाती है। ये मूवमेंट नेचर का गिवन फेनोमेना है। इस फेनोमेना के हिसाब से हमको चलना है। तो ये होता क्यों होगा मूवमेंट ऑफ द विंड? बिकॉज ऑफ द सोलर एनर्जी। देखो बेस पॉइंट पे जाएंगे अपन। बेस क्या है? सूरज की शुआएं हैं, अगर वो धरती पे पड़ रही हैं और उस इलाके में गर्माहट बन रही है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से गर्म धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, व्हाटएवर हो रहा है। रीजन कॉज क्या है? मेन कॉज हमारा सोलर एनर्जी का इनपुट। जिधर ज्यादा रहेगा उधर ज्यादा इवेपोरेशन भी होगा, उधर ज्यादा कंडेंसेशन भी होगा, फाइनली प्रेसिपिटेट होके बारिश का भी वहां पर रहेगा। तो ये हवाओं का चलना भी ऊपर जाओ या वेर एवर इट इज मूविंग, इट ऑल ड्यू टू सोलर एनर्जी ओनली। बेस पॉइंट पे जा रहे हैं हम, ठीक है? बेशक विंड ही मूव हो रही है, एटमॉस्फेयर व्हाट इज एटमॉस्फेयर? हवा। The main cause of the movement in the earth atmosphere is uneven heating of the earth surface by the sun. Uneven हर जगह थोड़ी ना सेम लेवल में पहुंचेगा, पोलर रीजन पर नहीं जाएगा, ठीक है? ओके, ट्रॉपिकल रीजन पे जाता है बट वो भी एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा। जो इक्वेटोरियल रीजन होगा वो सबसे हॉट होगा, ओके, दैट इज इवन कॉल्ड एज टॉरिड जोन। टॉरिड जोन में गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी बट टेम्परेट जोन थोड़ा कम, ऊपरी टेम्परेट जोन, लोअर नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन में कम रहेगा। दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट लैटिट्यूड लेवल पर आर्टिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल, तो वो वहां पर नहीं जा सकता क्योंकि सूरज एक लेवल पे अगर हिट कर रहा है दूसरे उसमें अलग एंगल में हिट कर रहा है, तो एंगल्स यहाँ पर मैटर करेंगे। जितनी दूर जितना एंगल डिफरेंट रहेगा, डायरेक्ट हीट मोर हीट, इनडायरेक्टली स्लैंटिंग थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी क्षमता कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो रही है। दैट इज वन ऑफ द रीजन। Uneven heating, the sun heats the land and water differently. The equator get more heat than the poles. This creates temperature differences, pressure differences. Warm air rises. अभी मैं आपको बताई, warm air जो होगी, गर्म हवा ऊपर जाती है, rises नहीं ऊपर चले आना, and low pressure create करती है। cold air sinks, वो नीचे आती है, ठंडी हवा नीचे आती है। जब वो नीचे आती है तो ऑब्वियसली दूसरी जो नीचे की हवा है वो ऊपर जाएगी। इट्स लाइक अ प्रेशर। अगर मैं नीचे हवा भेजूं तो नीचे का जो हवा है, हवा तो हवा है, हवा हर जगह है, तो यही होता है। तो गर्म हवा जब ऊपर जाएगी, ऊपर की हवा नीचे आ रही है, ऐसा ले लो। ऊपर जाके कंडेंस होगी, ठंडी होगी, फिर वो नीचे आएगी। अगेन दिस मूवमेंट जो हो रहा है ऊपर नीचे का, वो हमारे सोलर के वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। ओके, ऑलरेडी गॉट दिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट। या air moves from high to low pressure, that is nothing but wind. Wind कहलाती है। Which of the following gases is 0.3% as a constituent of pure dry air in the Earth's atmosphere? Options are carbon dioxide, hydrogen, oxygen, ozone. देखिए ओजोन तो हमारा है ही नहीं कोई गैस, इट इज अ लेयर, ओके, एंड स्ट्रेटोस्फीयर लेवल के ऊपर है ये। कमिंग टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तो हमारा एटमॉस्फेयर यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन का। तो अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है ये समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज 0.3% as a constituent of pure dry air? Carbon dioxide is the correct answer. मैम वो कैसा? लेट्स सी, उसका थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे। पहले तो हम इसकी वॉल्यूम क्या होती है? मात्रा, कितनी क्वांटिटी में ये अवेलेबल है हमारे अर्थ के अंदर। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मेक्स अप अबाउट 0.03 और 0.04 अप्रोक्सीमेटली 0.3 बाय वॉल्यूम ऑफ प्योर ड्राई एयर। ये ड्राई एयर
कहलाती है। अदर गैसेस अवेलेबल जो हमारे अर्थ में है, ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78। द मेजर अमाउंट ऑफ गैस अवेलेबल इन द अर्थ इज नाइट्रोजन। ये भी एक क्वेश्चन बन के आता है। प्लीज मेक श्योर अगर आपको ऐसा पूछा जाए द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गैस अवेलेबल इन द अर्थ, which one is it? Nitrogen is the correct answer. Okay, मात्रा पूछे तो ये 78% लिख देना। हाइड्रोजन अगेन हैज टू ट्रेसेस अमाउंट मच लेस देन 0। हाइड्रोजन और कम है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से ज्यादा है ना। वही सिमिलरली वाइस वर्सा, सूरज में हाइड्रोजन एंड हीलियम ज्यादा मात्रा में सन के अंदर। ओके, ओजोन इज नथिंग बट दे आर, इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटोस्फीयर के आसपास, कहीं करीब ऊपर के लेवल में, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ही। ओके, इट टचेस दैट इज अ लेयर। ओके, जो आजकल डिप्लीट हो रही है बिकॉज ऑफ द मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बोल सकते हैं ओजोन लेयर का रिश्ता कार्बन डाइऑक्साइड से अच्छा नहीं है, खराब है। 36 का आंकड़ा है। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ओजोन फटेगा। समझ में आ रहा? और ओजोन जितना ज्यादा फटेगा, सूरज की रेडिएशन पूरी हमारे अर्थ पे पड़ेगी। रेडिएशन मतलब सारे तरह के रेजेस हमारे अर्थ पे डायरेक्ट आएंगे इनसाइड, फिल्टर होके आते थे ओजोन की वजह से। ओजोन क्या है भाई, नल को आप फिल्टर लगा दिए तो पानी पवित्र आ रहा। वही क्या करता था, वो ओजोन लेयर हमारा फिल्टर था जो हवा की, सॉरी, सूरज की शुआओं को फिल्टर करके भेजता था। जो ज्यादा मेजर रेडिएटेड रेडिएशन, हैवी रेडिएशन के जो रेज रहते थे, वहीं पर स्कैटर होके चले आते थे, उधर ही से उधर वापस पड़ जाते थे, बट अर्थ पे नहीं आते थे। अब क्योंकि वो ओपन हो रहा है धीरे 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 धीरे, तो वो सारा कुछ फिल्ट्रेशन का पूरा जो लेयर है वो फट जा रहा, डिप्लीट हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो उसका रिश्ता खराब है उसके साथ। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा, हमारा ओजोन डिप्लीट होता जाएगा। उसके लिए तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, यंगस्टर्स प्लीज मेक ए माइंड। आप लोग का जनरेशन आ रहा है, तो आप लोग क्या करना है आपके अर्थ के लिए, कि आप जितना ज्यादा प्लान करेंगे, आप लोग की भलाई है, आप लोग की लाइफ है आगे 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के बाद। तो आप लोग सोचिए आप लोग का क्या हाल होगा। ओजोन अगर ज्यादा से ज्यादा फट जाएगा तो आप लोग के लिए भी क्या होने वाला है आगे जाके, बहुत ज्यादा रेजेस हार्मफुल आएंगे। आप लोग के लिए स्किन एलर्जीज क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे आगे जाके मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो यू हैव टू थिंक ऑफ इट, इट्स नॉट अ जोक। चलिए नेक्स्ट इज, देखिए, which of the following physical processes release heat energy? अब इस प्रोसेसेस को देखेंगे। प्रोसेसेस क्या है? completion of hydrological cycle, melting of snow, vapor changes into water, water changes into vapor। चलिए अब इसमें पहले समझते हैं प्रोसेस क्या होता है। फिजिकल प्रोसेस क्या है? किसी भी चीज का किसी दूसरे हाल में बदल जाना। ओके, अगर मैं बोलूं कि सॉलिड है तो लिक्विड में बदल जाना, ओके, या लिक्विड है तो वेपर में बदल जाना, या वेपर है तो री वाटर में चेंज हो जाना, फिर वाटर है अगेन वो हमारे लिए एक सॉलिड में बदल जाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिजिकल चेंजेस। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि फिजिकल प्रोसेस कौन सा इनमें से है जो हीट रिलीज करने वाला है, हीट एनर्जी रिलीज होने वाली है। ओके, अब हीट एनर्जी किस पे रिलीज होती है इस पे गौर करिए। कंप्लीशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नहीं हो सकता भाई, वाटर साइकिल है अगर फॉर एग्जांपल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है भाई, पानी, इसमें कोई हीट रिलीज नहीं हो रही, हीट के ही वजह से ये साइकिल हो रही है, इसमें रिलीज हीट नहीं हो रही। कमिंग टू नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ स्नो, ये भी हीट की वजह से हो रही है, इसके होने से कोई हीट रिलीज नहीं हो रही। आप समझ रहे? जब हम बर्फ को किसी भगोने में डालते हैं, किसी वेसल में डाल के आग पे रखते हैं, तो वो पानी में तब्दील होता है। तो हीट इज द रीजन ऑफ दैट मेल्टिंग, बट ड्यू टू दैट मेल्टिंग देयर इज नो हीट एनर्जी रिलीज ओवर देयर। आ रही बात समझ में? वेपर चेंजिंग इनटू वाटर। अब देखो ये कहाँ पे देखने को मिलता है मैम?
Ma'am, we are not able to hear you, ma'am.
अस्सलाम वालेकुम जब्बार भाई। जी जब्बार भाई, ऑनलाइन क्लास खत्म हो गई ना? अभी क्लास है अवेलेबल? क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पे वीडियो नहीं बता रही भाई लाइव। एक बार अभी चेक करो, जरा चेक करके भाई ऑनलाइन चालू करिए ना प्लीज। Am I audible, children? Yes, ma'am. Yes, yes. All right. Okay, actually it was some network issue. All right. And let's continue from the reason of the next reason is also political instability. There the people are actually poor. Why? Because many African countries have experienced civil wars, okay, coups and corrupt governance and which hinder economic development. आपको तो मालूम है मैम, जो रहते हैं कंट्री के डेवलपमेंट पे बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? अगर हमारे पॉलिटिशियंस ही वर्थ इट नहीं है एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मैटर्स अ लॉट, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है। अब हमारा कंट्री भी ले लो, अगर हमारे भविष्य के बारे में, हमारे यंगस्टर्स के बारे में अगर कुछ ना किया जाए तो हमारे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज कितने हैं, देखिए आप कंट्री में कितने सारे यूथ है जिनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। तो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज भी हमारे कंट्री पर इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सिमिलरली हमारे अफ्रीकन कंट्रीज भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ओके। एंड कमिंग टू, ज्यादा रिलायंस है उनका एक्सपोर्ट पे, वेजिटेशन इशू है क्योंकि मेजर हाफ ऑफ द पार्ट इज अंडर द डेजर्ट एरिया एंड दैट इज द रीजन उन लोग को वेजिटेशन ज्यादा मात्रा में नहीं हो पाता है, और प्लस उन लोग के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो रिसोर्सेज है वो नहीं है, और उसकी वजह से वो लोग मोर ओवर एक्सटेंसिव कुछ कल्टीवेट नहीं कर पाते। तो ज्यादा से ज्यादा उनका रिलायंस मीन्स रिलायबिलिटी, डिपेंडेंस, हाँ, उन लोग का एक्सपोर्ट्स पे है। मतलब उनके कंट्रीज में एक्सपोर्ट से काम चलाते हैं, बाहर के कंट्रीज से वो लोग एक्सपोर्ट करवा कर इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट पे नहीं, इम्पोर्ट, लाइक ऑपोजिट ऑफ दैट। अब उन लोग का डिपेंडेंसी ज्यादा है बाहर की चीजों पर, ठीक है, उनके सेल्फ डिपेंडेंसी कम है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एजुकेशन भी कम है, उन लोग के पास ये सारे जो जनरल फैसिलिटीज होना चाहिए, रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी उन लोग का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसकी वजह से दे आर ऑल पुअर ओवर देयर, ओके। फिर एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी है उन लोग के पास, ड्रॉट है, डेजर्टिफिकेशन, मैंने बताया ना, हाफ ऑफ द एरिया इज डेजर्ट, पुअर सॉइल है वहां पर, ऐसा खास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उनके सॉइल की फर्टिलिटी ना होने की वजह से वहां पर होना मुश्किल है। एंड इवन दो ब्रेकिंग न्यूज के अफ्रीकन एरिया का जो बेल्ट है, जो कॉन्टिनेंट का, वो आप देख रहे हैं ना, रिफ्ट मूवमेंट हो रहा है, उसका एक टुकड़ा उसका साइड का टूट के ड्रिफ्ट हो रहा है। ड्रिफ्टिंग मीन हटके जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो आप समझ सकते हो उधर की ड्राई। ऑफलाइन क्लास। एनी डाउट चिल्ड्रन? अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज मी मैम। या टेल मी। मैम अभी जो नेटवर्क की वजह से वीडियो पॉज हो गया था, कुछ 2 to 3 क्वेश्चंस स्किप हो गए ऑनलाइन पे। कैन यू रिपीट मैम दिस क्वेश्चंस प्लीज? Okay, just let me finish this. Okay, then I'll scroll up and again I'll explain you. यस मैम, Okay, आप नोट let कर me know the question which you have missed. 21, 22, 23 ये 3 मिस हुए मैम। Okay, 21, 22, 23. Definitely I'll explain you. Okay, na? थैंक Let's यू। just continue. Do not disturb this. After the whole PDF is done, again I'll scroll up and explain you. Okay, na? ओके Chaliye. Which of the following statement best defines the ecosystem? What is ecosystem? Let's understand. A system that classifies organisms. Second one, a system which comprises the physical environment and the organisms that live therein. A system that studies the volume, intensity, and volume of sound. Do you feel like that? Sound will not be the correct one.
even though the first one is, I don't think so. Let's check the fourth one. A system that governs the radiation of the energy from the sun? No. So the correct option is second one. Okay. A system which comprises the physical environment and the organisms that live therein. Ecosystem. What is ecosystem? As I taught you just now, producers, consumers, and the three types of consumers and the decomposers. This cycle should go on, children. तो आप समझिए इस बात को कि हमारा प्रोड्यूसर्स का होना भी ज्यादा जरूरी है, कंज्यूमर्स का फिर टेक करना भी, देन रिटेन करना एनर्जी टू द डिकम्पोजर्स. दिस साइकिल शुड गो ऑन एंड फॉर दैट वी नीड बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मैम हर तरह का जानवर का लोकेशन में होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल है तो फूड चेन कैसी होती है भाई. फूड चेन में देखो, अब हम कोई प्लांट ईटर्स होते तो उनके लिए वो टाइप का प्लांट चाहिए जो उनके लिए जरूरी है. ठीक है, प्लांट्स का होना जरूरी है. फिर वो तरह के जानवर भी चाहिए, कार्निवोर्स भी चाहिए जो खा सके वो जानवर को, और वो जानवर भी होना चाहिए जो कार्निवोर्स प्रिफर करते खाने के लिए. अब कमिंग टू ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स में क्या रहता है? दे वांट बोथ द थिंग्स. दे इवन ईट प्लांट्स एंड दे इवन ईट एनिमल्स. तो ऐसी चीजें अवेलेबल होना और ये पूरा सिस्टम चलना, फूड चेन चलना, इज नथिंग बट इकोसिस्टम. बैलेंस रहना चाहिए. अगर फॉर एग्जाम्पल चिकन की पैदावार बंद हो जाती है, what will happen? Just imagine that, what I'm trying to tell you. Getting me? तो फिर हम कभी चिकन 65 खाएंगे ही नहीं. So these kind of things are very important कि cycle of birth and death and birth of whatever, ये ecosystem चलना चाहिए. So that is nothing but interaction between the environment and the organisms should go side by side. This is nothing but ecosystem. A system which comprises the physical environment and the organism that live therein is the correct option. An ecosystem is a functional unit where living organisms, plant, animal, and microbes interact with each other and with their physical environment, air, water, soil, climate. You got the point? What I wanted to convey you all people. Plants भी होना जरूरी है, फिर एनिमल्स भी होना जरूरी है, फिर माइक्रोब्स भी होना जरूरी है, फिर वी ह्यूमन बीइंग्स होना भी जरूरी है. हम नहीं है तो हम प्लांटेशन नहीं करेंगे, तो प्लांट हम नहीं करेंगे तो एनिमल को प्लांट नहीं मिलेगा. ओके, एंड फाइनली अगर एनिमल्स की ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो हमें एनिमल्स, एज वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, वी ईट चिकन, वी ईट फिश, तो हमारा रोल भी है उसमें. तो इस तरीके से सारे लोगों का इसमें रोल है. ओके, अबायोटिक एंड बायोटिक. मैम ये वर्ड हमारे सर पे से चल गया, प्लीज बता दो. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सिंपल है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स. यानी वो जिनके अंदर जान है. ओके, आप समझ रहे? लाइफ है, वी आर अलाइव, राइट? हमारे अंदर जान है तो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे हम लोग. प्रोड्यूसर्स भी लिविंग थिंग्स है, कंज्यूमर्स भी लिविंग थिंग्स है, डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग थिंग में शुमार होते हैं. कमिंग टू अबायोटिक कंपोनेंट्स, इनके अंदर जान नहीं है बट ये इतने जानदार है कि हमारी जान इनके अंदर है. आई मीन टू से दैट विदाउट देम हमारी लाइफ नहीं हो सकती. वी आर डिपेंडेंट ऑन दोज अबायोटिक कंपोनेंट्स. सनलाइट है, इसका अपना खुद एक अलग कॉम्पोजिशन है बट उसके अंदर रूह नहीं है, बट वो एक ऐसी जानदार चीज है जो हमारे लिए जरूरी है. अगर वो ना हो तो फिर हम नहीं है. कमिंग टेम्परेचर जरूरी है, बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं हो जाना, बहुत ज्यादा हॉट नहीं हो जाना, दोनों भी मॉडरेट है ना, तो हमारी लाइफ पॉसिबल है. सूटेबल क्लाइमेट बोलते हैं ना. वाटर तो एक्सट्रीमली जरूरी है, बिना वाटर के तो हमारी जान ही निकल जाने वाली. मिनरल्स as same as water only. Yeah, comprises physical environment and the living organism within that area. Okay, now on 21st June, the duration of daylight at a place on the earth with latitude 66 degree 30 inch and an angle of incidence 47 degree of sun rays is 0 hours, 10 hours and 33 minutes, 13 hours and 27 minutes, 24 hours. 24 hours is the correct answer. मैम ये अगर आप पूरा डिटेल में बोल दो आप प्लीज, बिकॉज इसके बारे में आप लोगों को साइंस में क्या है, थोड़ा पोजिशनल इशू है अर्थ का. कैसा है समझना. देखिए, ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट कितनी देर तक रहती है जब ये मेजरमेंट पर ये एंगल का इंसिडेंट का रे पड़ता है. अब ये हमारा एक लैटिट्यूड है, इसके ऊपर जब डायरेक्ट रे पड़ेगी, इस लेवल की इंसिडेंट रे पड़ती है, तो 24 आवर्स सनलाइट होती है. पूरा एक दिन सनलाइट रहती है इस रीजन में. ठीक है, अब उसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझिए. गिवन लोकेशन क्या है? लैटिट्यूड है 66. क्या होता है इस दिन 21 जून के दिन? समर सोल्स्टाइस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्थ के पास सन का डायरेक्ट अप्रोच होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 30 डिग्री नॉर्थ पर. डायरेक्टली सन हिट करता है 30 डिग्री नॉर्थ पर. ओके, लैटिट्यूड कौन सी है? 66 एंड उसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 30 इंच. ओके, अब देखिए, दिस इज एग्जैक्टली द आर्टिक सर्कल. So what happens at the Arctic Circle on this day? The sun does not set at all. It stays visible for the entire 24 hours over there. Arctic Circle वैसे पोजीशन पे 21 जून के दिन होता है. ओके,
ये डेट याद रखना जरूरी क्योंकि एमसीक्यू इससे बन के आता है. दिस phenomenon is called the midnight sun. आर्टिक सर्कल वाले लोगों के लिए है ये. उस एरिया में सन सेट ही नहीं होता, 24 आवर्स रहती सनलाइट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ जाइए. दिस एंगल एट विच सन रेज स्ट्राइक, सन की रोशनी की एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको होते हैं आपने इसमें पढ़ेंगे ना. जो अब ये लाइट में अगर टॉर्च से डाल रही हूँ तो ये जो पड़ रही है रोशनी का पड़ना, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. पड़ रही है किसी चीज पे प्लेन पे, तो वो पड़ी जमीन के ऊपर, वो डिग्री आपको 47 बता रहे हैं. ओके नेक्स्ट, इसी से संबंधित सेम टाइप का आपको और एक एक्सप्लेनेशन देख लो. ये वाले में क्या रहता है, ये उसका थोड़ा विपरीत है, आई मीन ऑपोजिट. 21st June duration of the daylight at place on the earth with latitude this, but incident ray 0 degree, 47 डिग्री नहीं है. ये कौन सा पोजीशन है मैम, समझिए बात को. यहाँ पर 0 आवर्स है, 7 आवर्स और 42 मिनट्स है, 12 आवर्स है, 24 आवर्स है. 0 आवर्स इस जगह पर सूरज की रोशनी आएगी ही नहीं उसका पूरा टाइम. 1 घंटे आधे घंटे के बोले 0 आवर्स रहेगी. लेट्स स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन हियर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. व्हाट हैपेंस ऑन 21st June? ये भी नॉर्थ में हो रहा मैम. ओके, द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता, बट पड़ती उसमें एक्सपीरियंस करेगा साउथ. क्या देखिए आप यहाँ पर भी लैटिट्यूड है 66 डिग्री 30 इंच की, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा 0. दैट टाइम सन डज नॉट राइज एट ऑल. 24 घंटे के लिए सूरज आता ही नहीं है वो लोकेशन में. आई बात समझ में. दैट्स व्हाई वी से 0 आवर्स. दोनों में क्या है, खाली एंगल ऑफ इंसिडेंस का फर्क है. डिग्री लैटिट्यूड की वही है, मतलब पोजीशन वही है, उसका वही है, बट यहाँ पर 47 की बात हो रही है डिग्री की इंसिडेंस रे की, और यहाँ पर 0. दोनों में याद रखना है, दोनों 21st जून की बात हो रही. तो यानी कि क्या मतलब ना, दोनों का एट द सेम टाइम ऊपर और एट द सेम टाइम नीचे की बात हो रही है. 21st जून के टाइम पे एक साइड ऊपर आर्टिक में पूरा दिन है ना, और वही साउथ के लेवल पे पूरा जुड़ने वाला ही नहीं है. तो दोनों भी एट द सेम टाइम है 21st जून, और इंसिडेंट रेट वहां पर 47 पे, इधर 0 पे आ जाती है, बिकॉज लोकेशन वैसा है अर्थ का. तो ऊपर पूरा सन सेट होने वाला नहीं है और नीचे सन आने वाला नहीं है. तो दिस 2 क्वेश्चंस आर एट द सेम मोमेंट. ओके, तो दोनों का दिन एक है, दोनों का पोजीशन अर्थ का बताया जा रहा, लैटिट्यूड भी बताया जा रहा, बट असर क्या होने वाला है, वहां पर 47 और यहाँ पर 0. ऊपर उजाला ही उजाला है, नीचे अंधेरा है अंधेरा. ये बात याद रखिए, तो क्वेश्चन भी आते हैं. दिस इज इट फॉर दिस पैकेज. ये पीडीएफ हो गया है. ओके, एट दिस इट्स गोइंग टू एंड नाउ. लेट्स से इसको बोलते हैं पोलर नाइट. अगर आपको ये भी पूछा जा सकता कि व्हाट इज पोलर नाइट, तो आप बोल देना एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 0 डिग्री रहेगा वो पोलर नाइट कहलाएगी. दैट्स इट. अगर वैसा क्वेश्चन आ जाता है. या आई जस्ट वांट टू नो 21, 22, 23, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज वी नो. एंड 24 मैडम. 24. ओ इतना दूर आ गई मैं. जस्ट गिव मी 1 sec. Make me scroll faster. Okay, 24, right? 21, 22, 23, 24 मैडम. 4 क्वेश्चंस. 21, 22. Yeah, let me click on. Why is it not coming? Yeah, 21. देखिए ये वाला क्या था क्वेश्चन. पे अटेंशन. इन विच कोर्स ऑफ अ रिवर आर डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म. ओके, अब कोर्स क्या है, देखिए बहाव को कहते हैं कोर्स. ठीक है, जिस बहाव में नदी बह रही है. ओके, अब ऊपर की माउंटेनियस एरिया से ये नदी बहते आ रही है. ओके, और हाइट है, एलिवेशन है. एलिवेशन से जब आएगी ऑब्वियसली ग्रेविटी ज्यादा प्रेशर करेगी नीचे की तरफ, तो उसका जो वेलोसिटी होगी ज्यादा होगी. बट जैसे जैसे वो अपने लेक के नजदीक यानी बे एरिया पर पहुंचते रहती है, अप्रोच होते रहती है, तो उसकी जो स्पीड है जिसको वेलोसिटी बोलते हैं वो कम होते जाएंगी. सिंपल आज समझिए कि भाई एक जगह से आप दूसरी जगह भाग रहे हैं. ओके, एक लेवल तक, एक एक्सटेंट तक समझो आप 1-2 किलोमीटर अच्छा तेज भागे, बट 3rd किलोमीटर के एज स्टार्टिंग पर ब्रिम पर आप थोड़ा थकना शुरू हो गए, एंड एक नेक्स्ट किलोमीटर पे आपका घर है या फॉर व्हाटएवर डेस्टिनेशन, तो आप क्या होते थोड़ा हल्लू हल्लू जॉगिंग टाइप करते, रनिंग नहीं करते. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर आपका स्टेमिना लो हो रहा. सिमिलरली पर जाकर वो डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म करती. निचला तट मतलब लोअर कोर्स. ओके, आप समझ गए क्या है? लोअर कोर्स पे जाकर हमारे डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म होते हैं. ओके, हाई लेवल पे नहीं होता.
हाई लेवल पे तो वेलोसिटी फुल है, समझ में आ रही बात. द रिवर लूजेस स्पीड एज इट अप्रोचेस द सी लेवल. ओके, एंड डिपॉजिट्स के साथ साथ वो डेल्टा फॉर्म भी कर लेती. डेल्टा फॉर्म करना ही डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म करना है. ओके ना, नो डाउट इन दिस. We even call them, the channels are also called as distributaries. ठीक है ना. Now next, which of the following is the folded mountains? As you all already know what is folded mountains. The mountains formed due to the collision of tectonic plates, or that those are none other than Himalayas. चलिए ना, अफ्रीका, ये क्वेश्चन चल रहा था शायद, आई थिंक सो योर क्लास गॉट डिस्कनेक्टेड अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक सो. चलिए, अफ्रीका के जो रिसोर्सेज है क्यों नहीं है ज्यादा, प्लस उसके बाद वो लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इस कॉन्टिनेंट में लोग इतने पुअर क्यों हैं, इनके कंट्रीज पुअर क्यों है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो सारे कंट्रीज है वो प्योर पुअर क्यों है. तो क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए आप आपके सामने. इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप इट रिसोर्सेज. द कंट्री लोकेटेड इन इट आर इनहैबिटेड बाय पुअर पीपल. The countries located in it are less developed in science and technology. People are habituated to live in poverty. चलिए, कौन सा करेक्ट हो सकता है, गेस करते हैं. द कंट्रीज लोकेटेड इन इट आर लेस डेवलप्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. देखो बेटा, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी ना तो हम मेहनत करके हमारे एरिया को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना. बट अब क्योंकि अफ्रीकन एरिया में मेजर पार्ट ड्राई है, डेजर्टिफिकेशन हुआ हुआ है. सहारा डेजर्ट मेजर सबसे बड़ा डेजर्ट हमारा अफ्रीका में ही है. तो बोलना यह है कि अपर पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका तो पूरा ही सूखा है, ड्राई एरिड क्लाइमेट है, जहां पर वेजिटेशन का कोई नामो निशान नहीं है. एग्रीकल्चर के लिए सॉइल सूटेबल है नहीं, सैंडी सॉइल है वहां पर. तो करेंगे क्या, जो नीचे के एरियाज है उसमें थोड़ा बहुत पोर्शन ग्रीनरी वाला है. क्यों? क्योंकि सॉइल वहां की थोड़े बहुत वेजिटेशन की हेल्प करती, सपोर्ट करती, बट मेजर सॉइल वहां की बैरन है. आई मीन वहां पर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है. प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ना होना उनको और भी डेवलप करने के बजाय उनको पीछे रख रहा है. दे आर अंडर डेवलप. ओके, दैट इज द रीजन द पीपल ओवर देयर आर पुअर. ऐसा नहीं है कि उन लोगों को बहुत आदत है पुअर होने की या रहने की. इम्पॉसिबल हो रहा उनसे ये चीजों को प्रोवाइड करना लोगों को. प्लस अपॉन दैट ज्यादा से ज्यादा वो लोग इम्पोर्ट्स पे डिपेंड हो रहे हैं. ओके, एक्सपोर्ट तो उनको करना ही पड़ेगा, मतलब एक्सपोर्ट इन द सेंस बाहर का माल उनको लाना पड़ेगा, तभी उनके घर, मतलब पूरे एरिया के, उनके कंट्रीज के रिसोर्सेस बाहर से उन लोग को रिसर्च करके कि किन किन कंट्री से क्या क्या उनके लिए बेटर है, उन लोग को एक्सपोर्ट करवा कर इम्पोर्ट करके यूज करना पड़ता है. बिकॉज वो खुद अपने प्रोडक्शन के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. दे आर रिलाइड ऑन द डिफरेंट अदर कंट्रीज आउट ऑफ द कॉन्टिनेंट. ओके ना, so this is it. So yeah, they are weaker economies, and that's the reason many of the countries actually ये भी reason हो सकता है, political instability, economic dependency. ये लोग heavily exports पर dependent है. फिर poor infrastructure, ये facilities है ही नहीं, roads नहीं है, electricity facility नहीं है, healthcare नहीं है, industrial development नहीं है. फिर environmental challenges भी है, drought है, desertification है, major land उनका drought में है, desertification में है, और poor soil होने की वजह से वो लोग ज्यादा माल cultivate भी नहीं कर पाते. ठीक है ना. That is the reason they are backward बोलो या poor बोलो, they are facing poverty. Okay, what about this question? Is it done for you all? Ecosystem? Yes, children? Yes, madam. Yes, we are- ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that's it for this PDF today. Okay, because we are getting lack of time, so we'll see it tomorrow, day after tomorrow, like on Monday most probably. If not, we'll begin with Indian polity. Whatever is the left PDF, we'll continue with the revision part. All right? Thank you so much, madam. Okay, you're welcome. You're welcome. All of you welcome. Best of luck. Excuse me, ma'am. Yeah, tell me. Ma'am, yesterday you was telling something about mock test, ma'am. So when Yeah, that you will be get the link. conducted? Now we are going to provide you the link of geography. Okay, na? The moment the Okay, class is ma'am. done, you will be getting the mock test link. You will just click on that and do the test paper. Okay, so that you can do Okay, ma'am. self evaluation. How you are like into the subject now, how much you are able to answer. You'll come to know about your own self, your own ability. Okay. Chalo, take Okay, care. ma'am. Best, Thank you. take care. Best of luck. Take care. Bye. Attend the mock test, okay?